ओ 111 हिंदी। अध्याय 601 संक्रमित 2। एशलिन तैयार रहो। मैंने कदमों की आवाज सुनकर एशलिन से कहा। मैं एशलिन का उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन जो भी मेरी ओर आ रहा है उसका इरादा बुरा है, तो मुझे एशलिन से पूछना होगा। कदम कदम कदम, ये ग्रिम राक्षस है। मैंने मन ही मन कहा। यह मेरी सीमा में प्रवेश कर चुका था और मैं हत्या के इरादे का विशिष्ट स्वाद महसूस करने में सक्षम था, जिसे केवल ग्रिम राक्षस ही उत्सर्जित कर सकता था। और यह शक्तिशाली ग्रिम राक्षस है। मैं इसमें से शक्तिशाली 9 सितारा अभिजात वर्ग स्तर की युद्ध शक्ति का पता लगाने में सक्षम था। लगता है मुझे एशलिन का इस्तेमाल करना होगा, मैंने सोचा, लेकिन एशलिन से हमला करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि मैं उससे तभी मदद मांगूंगा जब वह मुझ पर हमला करने का संकेत देगी। ओह थर्ड, वह मेरे करीब आया और मैं उसका चेहरा देख पाया। वह एक रेटमैन है जिसके हाथ में 2 छोटे छोटे ब्लेड हैं। मैंने महसूस किया कि उसकी हत्या करने की मंशा बढ़ रही है और मुझे पता था कि वह जल्द ही हमला करने वाला है और एशलिन को आने के लिए कहने वाला था। तभी मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी और मैंने देखा कि ग्रिम राक्षस मुझ पर गिर रहा है। क्यों? मैंने किसी से नहीं पूछा जब मैंने एक 3 मीटर लंबे ग्रिम राक्षस को अपने ऊपर गिरते देखा। हालांकि जब ग्रिम राक्षस का कुछ हिस्सा आपके ऊपर गिरा तो गिरावट छोटी थी। ये बहुत दर्दनाक था और अजीब भी लगता है जब आप सीधे अपने सामने उसका चेहरा देख सकते हैं। ये तो अच्छी बात हुई कि इसकी धारें मुझे नहीं लगी, अन्यथा मुझे कुछ चोट लग जाती, जिसे ठीक करने की मेरी स्थिति नहीं है। इस रेटमैन के चेहरे पर बहुत दर्द के भाव हैं और इसका शरीर लगातार हिल रहा है। ये बिल्कुल मेरी तरह ही हरकतें कर रहा है। बस फर्क इतना है कि मेरे पास जीने का मौका है, लेकिन यह नहीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, क्रेटर के करीब और भी लोग आते गए, लेकिन किसी ने भी क्रेटर की सीमा में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। और जैसे एक ग्रिम राक्षस ने प्रवेश करने की हिम्मत की, उसने मेरे पैरों पर बैठे रेटमैन को भी संक्रमित कर दिया। चूंकि किसी भी मानव या राक्षस ने गड्ढे के अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं की, वे बाहर से तो देख सकते थे, लेकिन अंदर आने की हिम्मत नहीं कर सके, जो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि कोई भी मेरे पुनर्वास में बाधा नहीं डालेगा। हवा में काफी मात्रा में खतरनाक हरा धुआं छाया हुआ है। पहले संक्रमित होने के बाद मुझे 2 बार हल्का झटका लगा और इन 2 बार हरा संक्रमण वापस चढ़ना चाहता था, लेकिन मेरी दमनात्मक ऊर्जा ने इसे बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया। मुझे लगता है कि मुझे संक्रमित हुए 1 घंटे से अधिक समय हो गया था और सौभाग्य से मैंने उस संक्रमण का 90% हिस्सा साफ कर लिया था और अब लगभग 10% बचा था, जो मुझे लगता है कि 10 से 15 मिनट में साफ हो जाएगा और उसके बाद मैं खतरे से बाहर हो जाऊंगा। मैंने सफाई जारी रखी और एक और मुहर बनाने की उम्मीद में शरीर सफाई अभ्यास भी प्रसारित किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं सर्वोच्च लड़ाकू अभ्यास में प्रगति कर रहा हूं, लेकिन यह उतनी तेज नहीं है जितनी मैं चाहता हूं। यदि मैं सफाई में आधे घंटे की देरी कर दूं, तो मुझे एक और सील बनाने का मौका मिल सकता है, लेकिन अगर मैं अपनी अवस्था में 1 मिनट और रुका तो मैं मूर्ख हो जाऊंगा। मैं अंतिम चरण पर पहुंच गया था और उस हरित ऊर्जा का 1% से भी कम हिस्सा बचा था। मैंने सोचा था कि मैं इसे मिनट के अंदर ही खत्म कर दूंगा, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि यह असाधारण रूप से मजबूत है और इसे खत्म करने से पहले मुझे अधिक दमनकारी ऊर्जा का उपयोग करना होगा। यह अच्छी बात है कि मेरी आत्मा काफी हद तक शुद्ध हो गई थी और अब मैं अधिक दमनकारी ऊर्जा को प्रसारित करने में सक्षम था। एकमात्र समस्या इसके साथ आने वाला दर्द होगा। मैंने एक और नीरव चीख निकाली और अधिक दमनकारी ऊर्जा प्रसारित करना शुरू कर दिया। ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा के अंदर लावा प्रसारित हो रहा है। मैं प्रसारित करना बंद करना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि अगर मैं मूल ऊर्जा के साथ प्रसारित होता तो इसमें घंटों लग जाते। समय बीतता गया, मैं चुपचाप चिल्लाता रहा और घूमता रहा। केवल एक ही चीज थी जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही, वह थी हरित ऊर्जा जो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। ट्रैक ट्रैक ट्रैक। अंततः हरे धुएं का अंतिम हिस्सा छंट गया, लेकिन इससे पहले कि मैं जो हुआ उसका आनंद ले पाता, मैंने अपनी आत्मा से परिचित दरारें सुननी शुरू कर दी, जिससे मैं अत्यधिक आनंदित हो गया। टकराना। कुछ सेकंड तक दरारें जारी रहीं, उसके बाद मैंने धमाका सुना और मैंने स्वयं को पुनः चेतन अंतरिक्ष में पाया। इसकी कार्यप्रणाली से परिचित होने के कारण मैंने बिना समय बर्बाद किए अपने भावर कवच को अपने सामने बुलाया और उसमें थोड़ा बहुत सुधार करना शुरू कर दिया तथा समय के साथ मेरे मन में कुछ नए विचार आए। घूमता कवच आक्रमण और रक्षा दोनों में मेरी सबसे अच्छी चाल कही जा सकती है और मैं इसे और भी बेहतर बनाना चाहता हूं। भले ही ये परिवर्तन छोटे और नन्हे हों, फिर भी मैं उन्हें अन्य चीजों पर वरीयता दूंगा। मेरे सामने एक चांदी का जलता हुआ कवच प्रकट हुआ
और मैंने तुरंत अपने नए विचारों को लागू करना शुरू कर दिया, और कुछ सेकंड बाद ये ढह गया, लेकिन मुझे ये देखकर कुछ भी महसूस नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा होगा। समय बीतता गया और मैं इसमें परिवर्तन करता रहा, और जब मैंने इसे पूरा किया तो मुझे लगा कि मेरा घूमता हुआ कवच पहले से बेहतर हो गया है। हालांकि मैंने जो परिवर्तन किए थे वे बहुत छोटे थे, लेकिन उन्होंने इसे और मजबूत बनाने में मदद की। जब मैंने घूमता हुआ कवच समाप्त कर लिया, तो मैंने पोषण पार्टिकल में देखी गई स्मृति को बाहर निकाला। मैं ये देखना चाहता था कि सरलीकृत चालों का उपयोग करते समय मुझमें क्या कमी महसूस होती है। freewebnovel.co। मेमोरी निकालने के बाद मैंने उसे फ्रेम दर फ्रेम बांट दिया। मैं हर फ्रेम को जांचना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि मुझमें क्या कमी रह गई है। मैं प्रत्येक फ्रेम को देखता रहा और फिर से मेरे दिल में आश्चर्य की भावना उभरी कि कैसे हर विशालकाय जानवर अपनी तलवार के एक वार से उन्हें मार गिराता है। मैं बहुत गलत था, मैंने काफी समय बाद कहा। जिन चालों को मैंने सरल चालें समझा था, वे वास्तव में सरल चालें नहीं हैं। इसके बजाय वे तलवार शैली का हिस्सा हैं। इस तलवार शैली में 24 सरल तलवार चालें शामिल हैं। ये तलवार चालें बहुत सरल हैं, लेकिन वे सही हैं। तलवार शैली का हर पैतरेबाजी दुश्मन के मूल पर प्रहार करने के लिए प्रभावी है, लेकिन यह इस तलवार शैली के बारे में सबसे शानदार बात नहीं है। इस तलवार शैली के बारे में सबसे शानदार बात यह है कि यह बहुमुखी है। इसकी हर चाल को तुरंत दूसरे में बदला जा सकता है। जब तक कोई इसे उच्चतम स्तर तक अभ्यास करता है, तब तक उसे कभी भी नई तलवार शैली से लड़ने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उन 24 चालों की मदद से कोई भी अपनी शैली बना सकता है जो उसके लिए उपयुक्त है। लेकिन ऐसा करने से पहले मुझे पहले 24 चालों में कुशल होना होगा, जिसमें स्वयं वर्षों लगेंगे। ये चालें सरल हैं, लेकिन बहुत कठिन हैं। इनमें निपुणता प्राप्त करने के लिए मुझे वर्षों तक इनका अभ्यास करना होगा। जब मुझे विश्वास हो गया कि मेरा सिद्धांत सही है, तो मैंने इन 24 चालों का अभ्यास करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया और ऐसे ही समय बीत गया। ट्रैक ट्रैक। कुछ समय बाद मुझे एक दरार सुनाई देने लगी और मुझे पता चल गया कि चेतन स्थान में मेरा समय समाप्त हो गया है। पिछली बार की तरह इस बार भी मैंने चेतन स्थान में काफी लाभ प्राप्त किया है, लेकिन पिछली बार के विपरीत मुझे उनका परीक्षण करने के लिए थोड़ा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अंत में मैंने धीरे से कहा, जैसे ही मैंने काले आसमान की ओर देखा, जो पहले की तरह ही मुलायम चांदनी में नहा रहा था। लड़ाई शुरू हुए कुछ घंटे हो चुके हैं और मुझे संक्रमित हुए करीब 2 घंटे हो चुके हैं। युद्ध अभी भी जोरों पर चल रहा था। मैं लगातार धरती के हिलने की आवाज सुन सकता था। हवा में हत्या की भावना इतनी तीव्र थी कि जब मैं सांस लेता था तो मुझे इसकी गंध आती थी। ये हत्या का इरादा मुझे उकसा रहा था, चाहता था कि मैं युद्ध के मैदान में भाग जाऊं और जो भी मेरे सामने आए उसे मार डालूं। मैंने खुद को नियंत्रित किया और अपने शरीर की स्थिति की जांच करना शुरू कर दिया। जब मैंने संक्रमण को साफ करने के ठीक बाद दरार की आवाज सुनी, तो मुझे पता चला कि मैं दूसरी उपलब्धि तक पहुंच गया हूं। उस समय मैंने तुरंत दमनकारी ऊर्जा को और अधिक गाढ़ा कर दिया था तथा उसका संचारण करना शुरू कर दिया था, बावजूद इसके कि इससे मेरी आत्मा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था और सर्वोच्च युद्ध अभ्यास के संचारण की प्रक्रिया भी तेज हो गई थी। इससे मुझे बहुत लाभ हुआ। दूसरी उपलब्धि प्राप्त करने के बाद आत्मा की क्षति स्वतः ही ठीक हो गई और मैं अपनी आत्मा में दमनात्मक ऊर्जा का संचार करने में सक्षम हो गया तथा सुप्रे कॉम्बैट एक्सरसाइज से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त किया। इससे पहले कि मैं चेतना के स्थान पर चला जाता, मेरे पास सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की 38 मुहरें थीं, और अब जब मैंने अपने शरीर की स्थिति की जांच की, तो मैंने पाया कि मेरे मंदिर स्थान में 4 बड़ी मुहरें और 1 छोटी मुहर है। इसका मतलब है कि मैंने 4 छोटी और 1 एमेथिस्ट सील बनाई थी, जो कि बहुत बड़ी प्रगति है। हर एमेथिस्ट सील कीमती है, इससे आत्मा और शरीर की उन्नति अमूल्य है। टकराना। मैंने आसानी से राक्षस के शरीर से एक पैर को मुक्त किया और उस पैर का उपयोग करके उस राक्षस को दूर भगाया जो मेरे पैरों के ऊपर था। ये राक्षस मुझे बहुत डरा रहा था, लेकिन मैं कुछ भी करने में असमर्थ था। लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूँ। मैंने उसे एक अच्छी लात मारना सुनिश्चित किया। freewebandwell.com। राक्षस को लात मारने के बाद मैं उठ गया और अगले ही पल मुझे उस शानदार महक वाले जानलेवा हरे धुएं की गंध आई। सामान्य होने से पहले मेरी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। होश में आने के बाद मैंने सीक्रेट मेथड का संचार करना बंद नहीं किया, बस इसकी शक्ति को कम कर दिया क्योंकि यह मेरे लिए बहुत असहनीय था। मैंने सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है और इस वजह से मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार थी और अब भी हूँ।
मैं उस गड्ढे को देखता हूँ जिसका व्यास कम से कम 10 मीटर है। इतना बड़ा और गहरा गड्ढा बनाने के लिए प्रभाव वास्तव में शक्तिशाली था। मैं गड्ढे से निकलने ही वाला था कि मैंने ग्रिम मॉन्स्टर्स के 2 शव देखे। ये राक्षस मर चुके हैं। वे संक्रमित होने के 5 मिनट के भीतर मर जाते हैं। हर किसी के पास सोल टेम्परिंग डायमंड जैसा खजाना नहीं हो सकता, जो आत्मा को शुद्ध करने के लिए सबसे अच्छा खजाना है। मैं राक्षस की ओर चला गया और उन्हें अपने भंडारण में रख दिया। अगर ये कोई अन्य ग्रेड राक्षस होते तो मैं क्रेटर में अधिक समय तक रहने का जोखिम नहीं उठाता, लेकिन ये 9 सितारा अभिजात वर्ग के राक्षसों के शरीर हैं। न केवल उनके शरीर मूल्यवान हैं, बल्कि उनके भंडारण में भी उपयोगी चीजें हैं। ग्रिम राक्षस के शवों को रखने के बाद मैं क्रेटर से बाहर निकला और मैंने देखा कि युद्ध पूरी तरह से चल रहा है और मनुष्य एक दूसरे से जी जान से लड़ रहे हैं। शायद यही कारण है कि ग्रिम राक्षसों और मनुष्यों के बीच का अंतर थोड़ा कम हो गया था। लेकिन अभी भी बहुत सारे ग्रिम राक्षस हैं जो मनुष्यों को मार रहे हैं। मैंने कुछ सेकंड तक लड़ाई देखी, इससे पहले कि चांदी की आग मेरे शरीर पर दिखाई देने लगी और जल्द ही वह चांदी की आग से बने कवच में बदल गई। टकराना। जैसे ही मेरे शरीर पर पूरा कवच दिखाई दिया, मैंने मिनी विस्फोट सक्रिय कर दिया और धुंधली गति से युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ गया। पुच्ची स्लाइस पुच्ची। इस बार मैंने समय बर्बाद नहीं किया। जैसे ही मैं ग्रिम राक्षस की सीमा में आया, मैंने 2 लंबी दूरी के हमले किए और फिर तलवार से उन सभी को मार डाला। इस बार मैंने ग्रिम राक्षस के बीच कोई भेद नहीं किया। मैंने उन सभी ग्रिम राक्षसों को मार डाला जिन पर मेरी नजर पड़ी, चाहे वह रूकी ग्रिम राक्षस हो या 8 सितारा अभिजात वर्ग। मैंने उन सभी को मारना शुरू कर दिया। जब मैं संक्रमित हुआ तो मैंने कुल 2 घंटे बर्बाद कर दिए। इन 2 घंटों में मैंने हजारों ग्रिम राक्षसों को मार डाला होगा और कम से कम सैकड़ों हजारों मैना क्रिस्टल को। मैंने बहुत सारे क्रिस्टल खो दिए हैं और अब मैं इन सभी मैना क्रिस्टल को हासिल करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करूंगा। अतः हत्या करते समय मैंने किसी भी ग्रिम राक्षस को नहीं छोड़ा। जो भी ग्रिम राक्षस मेरी नज़र में आता, वह मर जाता। ये ग्रिम मॉन्स्टर मेरे लिए आदर्श अभ्यास लक्ष्य बन गए हैं, जिन पर मैं सीखी गई 24 चालों का अभ्यास कर सकता हूँ। किसी के लिए अपनी लड़ाई शैली बदलना बहुत मुश्किल है, खासकर जब कोई इसे सालों से इस्तेमाल कर रहा हो। ग्रिम राक्षस पर इन चालों का उपयोग करने से मुझे चालों से परिचित होने में मदद मिल रही है। अगर मैंने इन चालों का इस्तेमाल किसी मजबूत ग्रिम राक्षस पर किया और कुछ गलतियां की, तो मुझे काफी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं अपनी जान भी गंवा सकता हूं। मैं युद्ध में अपनी पुरानी तलवार शैली को जारी रख सकता था और फिर प्रशिक्षण कक्ष की सुरक्षा में अभ्यास कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी राय में युद्ध सबसे अच्छा शिक्षक है। यहाँ एक उच्च दबाव है जो हर सेकंड में सुधार करने में मदद करेगा। इसकी तुलना में मैं घर की सुरक्षा में जो प्रगति करूंगा वह कुछ भी नहीं होगा। धमाका। बैंग क्रैक बैंग। भाड़ में जाओ। मैंने जोर से गाली दी क्योंकि मैंने अपने शरीर पर आए सारे पसीने को जला दिया था। मैं ग्रिम राक्षस को मार रहा था जब अचानक ऊपर से एक हमला हुआ जो मुझसे ज्यादा दूर नहीं था। अगर मुझे खतरा महसूस न होता और एक अप्राकृतिक कोण पर छोटे विस्फोट सक्रिय न होते जिससे मेरी कुछ हड्डियां टूट जाती, तो मैं कई ग्रिम राक्षसों की तरह ऐश में बदल जाता, और इंसान भी। ये बदकिस्मत लोग ऊपर लड़ी जा रही लड़ाई में संपार्श्विक क्षति बन गए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब से गोल्डन एलिट लड़ाई में शामिल हुए हैं, तब से यह काफी नियमित रूप से हो रहा है। कभी वह खाली जगह पर गिरता तो कभी नीचे लड़ रहे लोगों पर गिरता। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, मैं तो ऊपर हो रहे युद्ध में लगभग क्षति का शिकार हो गया था। यदि मेरे पास आत्मा को झकझोर देने वाले हीरे जैसा अद्भुत खजाना न होता, तो मैं भी उन 2 ग्रिम राक्षसों की तरह पाताल लोक में चला जाता। जैसे जैसे मैं मारता रहा, समय बीतता गया। 1 घंटे से अधिक समय बीत गया और मैंने लगभग 2000 ग्रिम राक्षसों को मार डाला। लाखों लोग जो लड़ रहे हैं उनकी तुलना में ये संख्या कुछ भी नहीं है, लेकिन यह अभी भी ध्यान देने योग्य है। मैं अपनी पीठ पर कुछ ग्रिम राक्षसों की निगाहें महसूस कर सकता था। उन्होंने अभी तक मुझ पर हमला नहीं किया है, लेकिन कुछ ही समय में कुछ लोग धैर्य खो देंगे और चीतामैन की तरह हमला करेंगे। हरामी। कुछ मिनट बाद मुझ पर हमला हुआ। यह एक बिजली मृग मानव था जिसने मुझ पर बिजली के ब्लेड से हमला किया, लेकिन दुर्भाग्य से उसके हमले के तेज होने के बावजूद मैं उसे चकमा देने में सक्षम था और ये देखकर कि उसने मुझे जोर से गाली दी। उसके हमले से बचने के बाद मैं भागना जारी नहीं रखा, बल्कि रुक गया और अपने कवच पर आग लगाकर राक्षस की ओर चल पड़ा और अपने हर कदम के साथ थोड़ा संकुचित होता गया। अंत में मेरा घूमता कवच 0.6 कॉम्पैक्टनेस तक पहुंच गया था।
अगर यह केवल दूसरी उपलब्धि होती तो मैं इसे इतनी जल्दी 0.6 इंच कॉम्पैक्ट नहीं बना पाता। मैं ऐसा करने में इसलिए सक्षम था क्योंकि एमेथिस्ट सील द्वारा प्रदान की गई आत्मा ऊर्जा के कारण। घूमते हुए कवच में प्रगति करना बहुत कठिन है। प्रत्येक कदम पहले से अधिक कठिन होने के कारण इसे 0.5 इंच की सघनता तक पहुंचाना और भी कठिन हो जाएगा। ये कठिन होगा, लेकिन जब तक मैं ऐसा करने में सक्षम रहूंगा, मेरी शक्ति काफी बढ़ जाएगी। अच्छा, तुम कायर नहीं हो जो केवल भागना जानता है, एंटरलोपमैन ने कहा और मुझ पर अपने लंबे काले ब्लेड से हमला किया, जो बैंगनी बिजली से ढका हुआ था। इसकी गति बहुत तेज है, चीतामैन जैसी, जिसने कुछ घंटे पहले मेरा पीछा किया था। वह 1 सेकंड में मेरे सामने आ गया और हमला करने के लिए अपना ब्लेड घुमाया। उसके ब्लेड को मेरी ओर आते देख मैं पीछे नहीं हटा क्योंकि मुझे उसका मुकाबला करने का पूरा भरोसा था। टकराना। मैंने अपनी तलवार वाले हाथ के पीछे अपना मिनी ब्लास्ट सक्रिय किया और ग्रिम राक्षस पर हमला करके उसके हमले का मुकाबला किया। मेरे घूमते कवच के 0.6 इंच की कॉम्पैक्टनेस पर पहुंचने के बाद इसकी शक्ति फिर से बढ़ गई थी। पहले मेरी शक्ति पीक 8 स्टार एलीट के बराबर थी और अब, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो यह अर्ली 9 स्टार एलीट के बराबर है, मेरे से एंटीलोपमैन के समान। झनकार। हमारे हथियार टकराए और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक बहुत बड़ी शक्ति मेरी ओर आ रही है। मैंने ऐसी शक्ति कभी नहीं देखी। अगर वह मेरे शरीर में प्रवेश कर जाए तो उसमें मेरी हर हड्डी को तोड़ने की शक्ति है। शक्ति मेरी तलवार से निकलकर मेरे घूमते कवच में प्रवेश कर गई, जहां वह रेखाओं के जटिल नेटवर्क के माध्यम से सभी भंवरों में फैल गई और धीरे धीरे उनसे कुचल गई। जब वह क्षण समाप्त हुआ, तब तक बहुत ही कम मात्रा में बल मेरे अंदर प्रवेश कर चुका था, जो मेरे शरीर को केवल थोड़ा सा हिलाने के लिए पर्याप्त था। यदि यह 0.7 इंच का घूमता हुआ कवच होता तो मैं सीधे उड़ जाता, लेकिन ये कवच पूरी तरह से इसे सहन करता है। ये प्रत्येक माइक्रो इंच के बीच शक्ति का अंतर है। प्रत्येक एकल माइक्रो इंच ने शक्ति को काफी हद तक बढ़ा दिया, और कवच की शक्ति तब और भी अधिक बढ़ जाएगी जब कवच की सघनता कील को पार करने के बाद 0.5 इंच तक पहुंच जाएगी। वह मुझे बिना किसी समस्या के वार सहते देख काफी हैरान हो गया, लेकिन इससे उसकी गति धीमी नहीं हुई। उसने दोबारा हमला किया और उसके लंबे ब्लेड पर बिजली का चाप काफी मोटा हो गया था। झनकार। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे बिजली का झटका लगा हो। पिछली बार मुझे हल्का सा कर्ट लगा था, लेकिन इस बार मुझे पूरा बिजली का झटका लगा। अगर मुझमें प्रबल इच्छाशक्ति न होती और मैंने सभी प्रकार के दर्द का अनुभव न किया होता, तो मेरे हाथ से तलवार छिटककर दूर जा गिरी होती। बैंगनी बिजली बहुत शक्तिशाली है। यह मेरी अग्नि क्षमता से भी अधिक शक्तिशाली है, लेकिन घूमता कवच अभी भी इसे पूरी तरह से रोक देता है। लेकिन मुझे अभी भी बिजली की पूरी अनुभूति सहन करनी है। मैं बिजली को कुचलते हुए देखकर हैरान था, लेकिन मुझे अभी भी इसका पूरा एहसास हो रहा है। मैंने इसके बारे में सोचा, लेकिन मैं इसका कारण नहीं जान पाया। अगर मुझे सिर्फ सनसनी महसूस न होती और इसकी खतरनाक शक्ति न होती, तो मैं अनिवार्य रूप से लड़ाई से भाग जाता। मैं इस अजीब बिजली की ऊर्जा के बारे में सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि यह किसी तरह से मन को भी प्रभावित करती है। या तो यह इसकी बिजली की शक्ति की एक अनोखी क्षमता है, या ये कोई रहस्यमय क्षमता है। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसी क्षमता नहीं देखी है। तुम्हारी इच्छाशक्ति बहुत मजबूत है। देखते हैं तुम मेरे माइंड शेकर का असर कितने समय तक झेल पाते हो, उसने कहा और मुझ पर और भी मोटे बोल्टों से हमला किया, जिससे ब्लेड ढक गया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। हमारे हथियार आपस में टकराते रहे और हर टकराव के साथ इसकी शक्ति भी बढ़ती गई और मजबूत ऊर्जा फिर से मेरे दिमाग को भून देती। अगर मैं सबसे बुरा अनुभव नहीं कर रहा होता, तो मैं इसके अजीब दिमाग सुन्न करने वाले हमलों से हिल जाता। हर कदम के साथ दिमाग सुन्न करने वाला हमला और भी मजबूत होता गया, लेकिन मैंने अपने लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। शारीरिक और तात्विक हमला दिमागी हमले से ज्यादा चिंताजनक है। मैं अब भंवर कवच पर जितनी तेजी से हो सकता था भंवर घुमा रहा हूं, ताकि मैं अधिक आक्रामक और रक्षात्मक शक्ति प्राप्त कर सकूं। लेकिन भंवरों को अपनी सीमा तक पहुंचना था, और जब वे अपनी सीमा तक पहुंच गए, तो मेरे पास गुप्त विधि का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, जिसे मैं अपने प्रतिद्वंद्वी से पहले उपयोग नहीं करना चाहता। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। हमने कुछ और चालें बदली, और मैं गुप्त विधि का उपयोग करने ही वाला था कि वह अचानक रुक गई और एक क्रूर मुस्कान के साथ मेरी ओर देखने लगी। बहुत अच्छा, मैंने शायद ही कभी मेरे समान शक्ति स्तर वाले किसी व्यक्ति से मुलाकात की हो, जिसने बिना ज्यादा प्रतिक्रिया के मेरे माइंड शेकर का अनुभव किया हो।
इतने समय तक टिके रहने पर तुम्हें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, क्योंकि अगले ही क्षण तुम्हें ऐसा दर्द होगा जो तुमने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं किया। उसने कहा, और उसकी आभा बढ़ने लगी, और इससे पहले कि मैं सोच पाता कि इसका क्या मतलब है, मैंने उसकी शक्तिशाली ब्लेड को देखा, जो अब पूरी तरह से बैंगनी बिजली से ढकी हुई थी और मेरी ओर आ रही थी। इसकी आभा को इतने खतरनाक स्तर पर बढ़ता हुआ महसूस करते हुए मुझे पता चल गया कि इसने गुप्त विधि का उपयोग किया है और इसमें काफी शक्ति का उपयोग किया है। ये देखकर मैंने भी खुद को नहीं रोका और अपने शरीर में गुप्त ऊर्जा को बुलाना शुरू कर दिया। झनकार सी। जब हमारे हथियार टकराए तो मैंने जोर से सांस ली और स्पष्ट रूप से समझ गया कि इसका क्या मतलब था। इसने अपनी बिजली में गुप्त ऊर्जा को मिला दिया था, और अब बिजली की तरह महसूस करते हुए मैं अपने मन में गुप्त ऊर्जा की चीरने वाली शक्ति को महसूस कर रहा हूँ। मन में ऐसी बिजली की तरह चीरने वाली शक्ति को महसूस करते हुए पहली बार मैंने उन सभी यातनापूर्ण दर्दों के लिए आभारी महसूस किया जो मैंने महसूस किए हैं। यदि ये दर्द ना होता तो मैं सीधे कोमा में चला जाता या शरीर में दर्द महसूस करते हुए वहीं मर जाता। क्या ये तुम्हारा बढ़िया कदम था? मुझे तो बस गुदगुदी महसूस हुई, मैंने उसके उम्मीद भरे चेहरे पर मुस्कुराते हुए कहा। वह उम्मीद कर रहा था कि मेरा छटपटाता शरीर उससे दया की भीख मांगेगा, लेकिन मैंने जो किया वह बिल्कुल इसके विपरीत था, जिससे वह बेहद खुश हुआ। तुम कमीने! उसने हमला करते हुए क्रोध से चिल्लाया, और उसने मुझ पर अपनी पूरी शक्ति से हमला किया। ये देखकर कि मैंने कुछ भी नहीं रोका और अपनी सीमा तक गुप्त ऊर्जा को बुलाया और उससे लड़ना शुरू कर दिया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। हमारे हथियार धुंधले हो गए और तीव्र टकराव की आवाज हमारे चारों ओर गूंजने लगी, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। हम दोनों ही अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे और हमारा ध्यान केवल एक दूसरे को मारने पर था। एक के बाद एक चालें चली गईं, लेकिन किसी को भी बढ़त नहीं मिली, यहाँ तक कि मैं भी अपनी हत्याओं के साथ धीमी प्रगति कर रहा हूँ। अगर यह जारी रहा तो मुझे इसके बचाव को भेदने के लिए कम से कम आधे घंटे की आवश्यकता होगी। जब मैं कोई रास्ता खोज रहा था तो मेरे दिमाग में एक साहसिक विचार आया, और वह था उन 24 चालों का इस्तेमाल करना। इस लड़ाई में मैंने उन 24 चालों के साथ लड़ाई नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि इससे पहले कि मैं उन पर सहज रूप से लड़ने के लिए पर्याप्त महारत हासिल कर लूं, ये बहुत जोखिम भरा होगा। मैंने कुछ सेकंड के लिए सोचा, फिर मैंने आखिरकार उन्हें इस्तेमाल करने का फैसला किया, ये जानते हुए भी कि मैं इसके कारण अपनी जान भी गंवा सकता हूँ। मैंने ये निर्णय इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं समय बचाना चाहता था, हालांकि यह आंशिक कारण है, लेकिन मेरे निर्णय का मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण यह है कि मैं 24 चालों में जीत हासिल करना चाहता हूं, और इसके लिए उच्च दबाव वाली लड़ाई से बेहतर तरीका और क्या हो सकता है, जहां मैं किसी भी क्षण अपनी जान गंवा सकता हूं। आंसू। अपना मन बनाने के बाद मैंने तुरंत सरलीकृत चालों का उपयोग करना शुरू कर दिया, और 2 चालों के बाद मैं ब्लेड के सामने बड़ी मुश्किल से बच पाया। इसने घूमते हुए कवच के आवरण के माध्यम से मेरे कपड़े फाड़ दिए थे। बिजली का एक छोटा सा बोल्ट भी मेरे शरीर में घुस गया था। इसने मुझे पल भर के लिए पूरी तरह सुन्न कर दिया था। क्लैंग टिय क्लैंग क्लैंग। हमारे हथियार आपस में टकराते रहते थे और कभी कभी उसका ब्लेड मेरे कुछ कपड़े फाड़ देता था। एक बार तो उसने एक खरोंच भी छोड़ी और मुझमें बिजली का एक बड़ा बोल्ट भी छोड़ा। अगर मैं अपनी शासन शक्तियों और गुप्त ऊर्जा के बल से उसे कुचल न देता तो मैं सुन्न हो जाता, और वह क्षण मेरा अंतिम क्षण बन जाता। क्लैंग 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 टिय। हम आपस में भिड़ते रहे, और पहले तो उसका ब्लेड मेरी सुरक्षा को आसानी से भेदने में सक्षम था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह और अधिक कठोर होता गया। अंततः ऐसा करना बहुत दुर्लभ हो गया, और उसके कुछ ही मिनटों बाद मैंने उसकी सुरक्षा को भेदना शुरू कर दिया। ये 24 चालें लड़ाई के सिर्फ 10 मिनट में ही कमाल की हो जाती हैं। मैं इसके घातक बिंदुओं के करीब पहुंचने में सक्षम था। ये चालें सीधी और स्पष्ट हैं, जो सीधे दुश्मन के कोर पर हमला करती हैं। समय बीत गया, 15 मिनट और बीत गए, और अब वह शायद ही कभी मेरी सुरक्षा को भेदने में सक्षम हो पाता है, जबकि मैं हर कुछ चालों के बाद उसकी सुरक्षा को भेदने में सफल हो जाता हूं। यदि मैं इसी तरह उससे लड़ता रहा तो वह हिचकिचाने लगेगा और मौका मिलते ही भाग जाएगा। पूछी। मेरी तलवार उसके हृदय में घुस गई। मैं उससे तब तक लड़ता रहा जब तक वह भागने को तैयार नहीं हो गया, और जैसे ही वह भागने को तैयार हुआ मैंने एक साहसिक कदम उठाया और उसके हृदय में घुसने में सफल रहा। मैंने अपनी तलवार निकाली और राक्षस की लाश को अपने भंडार में रख दिया। ये लड़ाई अलग थी। न केवल मैंने ग्रिम राक्षस से असाधारण क्षमता का अनुभव किया था, बल्कि मैंने 24 तलवार चालों के साथ भी लड़ाई लड़ी थी। FEBinoworld.com
मन में भी 24 तलवार चालें कहना बहुत अजीब लगता है, इसलिए मैंने इसे बदलकर क्लॉक स्वॉर्ड स्टाइल नाम देने का फैसला किया। क्लॉक स्वॉर्ड स्टाइल क्योंकि इसमें 24 अलग अलग चालें हैं, जैसे घड़ी पर 24 स्टिक्स। मैंने इसके लिए लगभग 1 घंटे तक संघर्ष किया है और मुझे इसके साथ अपना समय बर्बाद करने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि इस लड़ाई ने मुझे क्लॉक स्वॉर्ड स्टाइल के साथ सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ने का आत्मविश्वास दिया है। टकराना। बिना समय बर्बाद किए मैंने मिनी ब्लास्ट को सक्रिय किया और फिर से मारना शुरू कर दिया। पहले की तरह मैंने कोई भेदभाव नहीं किया, मैंने हर ग्रिम राक्षस को मार दिया जो मेरे सामने आया है, चाहे वह 1 स्टार एलीट हो या 8 स्टार एलीट। जहां तक 9 सितारा अभिजात वर्ग की बात है, उन्होंने अभी तक मेरा पीछा करना शुरू नहीं किया था और मैंने अपने दम पर उन पर हमला नहीं किया। वर्तमान में मेरी शक्ति शुरुआती 9 सितारा अभिजात वर्ग के बराबर है। इसका मतलब है कि मैं सबसे कमजोर 9 सितारा अभिजात वर्ग में से एक से लड़ सकता हूं। इसलिए जब तक ग्रिम मॉन्स्टर्स स्वयं मेरा पीछा करना शुरू नहीं करते और उनकी शक्ति वह नहीं होती जिसे मैं संभाल सकता हूं, केवल तभी मैं उनसे लड़ूंगा, या यदि नहीं तो मैं दौड़ना जारी रखूंगा और मेरी शक्ति 9 सितारा अभिजात वर्ग तक पहुंचने के साथ शायद ही कोई 9 सितारा अभिजात वर्ग होगा जो मेरी गति से मुकाबला कर सके। इसलिए मैं बिना किसी चिंता के ग्रिम राक्षसों को मारता रहा और मेरे चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि मैं समझता था कि ये ग्रिम राक्षस जीवित प्राणी नहीं बल्कि मैना क्रिस्टल का ढेर है। प्रत्येक ग्रिम राक्षस मेरे लिए मैना क्रिस्टल के ढेर का प्रतिनिधित्व करता था। जितना अधिक मैं मारता, क्रिस्टल का ढेर उतना ही बड़ा होता जाता। कमीने, रुको। 2 घंटे बीत गए और अब 4 9 सितारा अभिजात वर्ग मेरा पीछा कर रहे हैं और उनमें से हर एक मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। मैंने सोचा था कि मेरे पास कुछ 9 सितारा अभिजात वर्ग होंगे जिनके पास समान स्तर की शक्ति होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा आशावादी था। सभी ग्रिम राक्षस जो मेरा पीछा कर रहे हैं बहुत शक्तिशाली हैं और मैं उन्हें हरा नहीं सका, इसलिए मेरे पास एकमात्र विकल्प भागना था। और ईमानदारी से कहूं तो इस पीछा ने मुझ पर ज्यादा प्रभाव नहीं डाला, क्योंकि मैं अपने सामने आने वाले सभी ग्रिम राक्षसों को मारना जारी रखा। कभी कभी मैं कुछ सिल्वर और गोल्डर अभिजात वर्ग के लोगों को आसमान से गिरते हुए देखता था। अधिकांशतः वे उठ खड़े होते और पुनः लड़ने के लिए ऊपर उड़ जाते, लेकिन कभी कभी वे मर जाते। मैं दौड़ते समय सिल्वर और गोल्डन एलीट के कुछ शवों से मिला था और उन्हें अपने स्टोरेज में रखना चाहता था। उनके स्टोरेज में खजाने के स्तर को न भूलें, लेकिन उनसे मिलने वाले मैना क्रिस्टल की मात्रा बहुत ही आश्चर्यजनक होगी। स्टार एलीट में प्रत्येक स्तर के साथ मैना क्रिस्टल्स में 2 गुने से अधिक की वृद्धि होती है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन शक्ति में यह अंतर व्हाइट एलीट, सिल्वर एलीट और गोल्डन एलीट के बीच शक्ति के अंतर की तुलना में कुछ भी नहीं है। जब मैंने ऊपर देखा तो मुझे अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, इसलिए मैं अच्छी तरह से कल्पना कर सकता था कि मैं सिल्वर और गोल्डन एलीट से कितना मैना क्रिस्टल प्राप्त कर पाऊंगा। हो सकता है कि इस समय मेरे पास सिल्वर और गोल्डन अभिजात वर्ग को हराने और उनसे लाभ उठाने की शक्ति न हो, लेकिन एक दिन मेरे पास ये शक्ति होगी और मैं मैना क्रिस्टल में तैर रहा होऊंगा। बूम बूम बूम। पीछा 1 घंटे से ज्यादा समय तक जारी रहा। तभी मुझे तेज धमाकेदार आवाजों का एक और सेट सुनाई देने लगा। पहले से ही हमारे ऊपर वह आवाज थी जिसमें गोल्डन और सिल्वर एलीट लड़ रहे थे। अब यह नई आवाज और नजदीक आती दिख रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, धुंधले रूप हमारे युद्ध क्षेत्र की ओर आ गए और ऊपर के युद्ध क्षेत्र में लड़ने लगे। ये समझने में मूर्ख को भी समय लगेगा कि क्या हो रहा है। अन्य युद्ध क्षेत्रों के सिल्वर और गोल्डन अभिजात वर्ग आ गए हैं और हमारे युद्ध क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता। मेरे पास ज्यादा जानकारी नहीं है और मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार ये ग्रिम राक्षस अलग अलग लड़ाइयों में अलग अलग रणनीति अपनाते हैं, इसलिए उनके ऐसा करने के पीछे कोई न कोई कारण तो होगा ही। अब प्रश्न यह है कि यदि दूसरे युद्ध क्षेत्र के स्वर्ण और रजत अभिजात वर्ग आ गए हैं, तो क्या रजत अभिजात वर्ग भी उनका अनुसरण करेंगे, और यदि वे आए तो क्या अन्य युद्ध क्षेत्रों के श्वेत अभिजात वर्ग भी जाएंगे। बूम बूम बूम। कदम कदम कदम। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि 1 मिनट के बाद ही अन्य युद्ध क्षेत्रों के गोल्डन और सिल्वर एलिट आ गए। गोल्डन और सिल्वर एलिट भी आ गए और जल्द ही व्हाइट एलिट भी आने लगे। वे कुछ ही मिनटों में आ जाएंगे। भागते समय मैंने एक फीड खोली और देखा कि तीनों युद्ध क्षेत्रों के ग्रिम राक्षस और मनुष्य हमारे युद्ध क्षेत्र की ओर आ रहे हैं और अधिकतम 10 मिनट में सभी 4 युद्ध क्षेत्र एक हो जाएंगे। इससे मुझे आश्चर्य हुआ। वर्तमान में 3 करोड़ से अधिक लोग युद्ध क्षेत्र में लड़ रहे हैं, लेकिन जब अन्य युद्ध क्षेत्रों से लोग आएंगे तो ये संख्या 12 मिलियन हो जाएगी। इतनी बड़ी संख्या के साथ पूरी तरह से पीछा शुरू हो जाएगा और जो लड़ाई स्थिर गति से चल रही थी वह विस्फोट हो जाएगी।
युद्ध क्षेत्रों के विलय के बाद मुझे बहुत सावधान रहना होगा। हजारों 9 सितारा अभिजात वर्ग एक ही स्थान पर एकत्र हो जाएंगे। जैसे ही सभी ने ये देखना शुरू किया कि क्या हो रहा है, युद्ध क्षेत्र का माहौल बदलने लगा। 4 9 सितारा अभिजात वर्ग मेरा पीछा कर रहे थे। उनकी गति धीमी हो गई, जब तक कि उनमें से एक ने मेरा पीछा करना जारी रखा और इससे उनका प्रयास भी धीमा हो गया। इतना ही नहीं, युद्ध के मैदान में लड़ने वाले लोग भी थोड़ा संयमित होकर लड़ने लगे और जो औषधियां और अन्य चीजें उन्हें मिलती, उन्हें पीने लगे। जब सभी युद्ध क्षेत्र विलीन हो जाएंगे तो असली लड़ाई शुरू हो जाएगी और कोई ब्रेक नहीं होगा। हर कोई खून के लिए लड़ेगा और युद्ध क्षेत्र केवल तभी बंद हो जाएगा जब दूसरा पक्ष पूरी तरह से मारा जाएगा या वे भाग जाएंगे। ऐसा करने के लिए एक पक्ष को दूसरे पक्ष के लगभग सभी लोगों को मारना होगा या उन्हें हार में पीछे हटना होगा। ये दो ही तरीके हैं जिनसे लड़ाई समाप्त हो सकती है, लेकिन चाहे जो भी हो, मनुष्य बहुत सारे लोगों को खो देंगे। अगर हम भाग्यशाली हैं तो हमारा नुकसान 50 से 1 लाख के बीच हो सकता है, और अगर हम बदकिस्मत हैं तो 10 लाख से ज्यादा लोग मरेंगे। ये मौतें वाकई चौंकाने वाली हैं, लेकिन ऐसा होगा। मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी और होशियार होना होगा ताकि मैं युद्ध के मैदान में मरने वाले लोगों की सूची में शामिल हो सकूं। ग्रिम युद्ध क्षेत्र से लोग शीघ्र ही आएंगे और अन्य लोगों की तरह मुझे भी तैयारी करनी चाहिए। मैंने सोचा और अपने भंडार से बैंगनी बेरी निकाली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही इसका रस मेरे शरीर के अंदर गया, मुझे लगा कि सारी थकान और कमजोरी गायब हो गई है और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अभी अभी जागा हूं और मेरे शरीर में कोई थकान नहीं है और मैं पूरी तरह से तरोताजा महसूस कर रहा हूं। इतना ही नहीं, मेरा मान भंडार जो थोड़ा खाली हो गया था, वह भी तुरंत भर गया। जो मैंने खाया था उसे अब विगोर बेरी कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि यह शरीर को शक्ति से भर देता है और इसे खाने से कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, लेकिन एक दिन में 9 से अधिक विगोर बेरी नहीं खाए जा सकती हैं, अन्यथा बेरीज ज्यादा प्रभाव नहीं देंगी। विगोर बेरी किसी व्यक्ति को तुरंत ही उसकी चरम अवस्था तक पहुंचा सकती है। केवल एक चीज जो यह नहीं कर सकती है वह है चोटों को ठीक करना, लेकिन यह एक छोटी सी समस्या है, विशेष रूप से मेरे लिए। मेरी शक्ति चरम अवस्था में पहुंच गई थी और अब मुझे बस अन्य युद्ध क्षेत्रों के ग्रिम राक्षसों के आने का इंतजार करना है। उसके बाद ही मैं उनका वध शुरू कर सकता हूं। जहां भी मैं देखता हूं, मुझे घोर अराजकता दिखाई देती है। युद्ध शुरू हुए कुछ ही मिनट हुए थे और जो मैं देखता हूं वह है जमीन पर लाशों का ढेर। जहां भी मैं देखता हूं, मुझे लाशें ही लाशें दिखाई देती हैं। इन शवों के बारे में राहत देने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर ग्रिम राक्षसों के हैं। इनके बीच में सिर्फ कुछ ही इंसानों के शव हैं जिन्हें देखा जा सकता है। इंसानों के शव ग्रिम राक्षसों के बीच में हो सकते हैं, लेकिन जब कोई उन्हें देखेगा तो उनकी संख्या देखकर दिल दहल जाएगा। लड़ाई शुरू होने के बाद से मैं काफी कम प्रोफाइल में रहा हूं और बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं पहले से ही अपने शरीर को अजीब चांदी के कवच से ढके होने के कारण बहुत ध्यान आकर्षित करने वाला हूं। मैंने अपने ग्रिम राक्षस की बेरहमी से हत्या जारी रखी, क्योंकि मैं लड़ाई की शुरुआत में खुद को बहुत सारे ग्रिम राक्षसों का लक्ष्य नहीं बनाना चाहता था। मैं अपनी बेरहमी से हत्या शुरू करने से पहले थोड़ा इंतजार करना चाहता था, इससे पहले कि हर कोई अपनी लड़ाई में व्यस्त हो जाए। उस समय अगर कुछ 9 सितारा अभिजात वर्ग ने मुझे लाखों की लड़ाई में कुछ ग्रिम राक्षसों को मारते हुए पकड़ लिया, तो भी मैं उनसे अच्छी तरह से निपट पाऊंगा। जब तक 10 से अधिक तेज 9 सितारा अभिजात वर्ग मेरा पीछा नहीं करते, मैं ठीक रहूंगा। स्लाइस पुच्ची पुच्ची। मैंने फिर से मारना शुरू करने से पहले 15 मिनट तक इंतजार किया और इस बार मेरी हत्या की गति पहले की तुलना में तेज थी, क्योंकि ग्रिम राक्षस हर जगह था। युद्ध के मैदान में 8 मिलियन ग्रिम राक्षस थे। मुझे अपना हाथ हिलाना था और ग्रिम राक्षस मेरी तलवार से कट जाएगा। पहले के विपरीत अब मुझे बहुत सावधान रहना होगा। हर जगह शक्तिशाली लोग हैं। अगर मेरे पास एक हत्या नियम नहीं होता जो मुझे दूसरों की युद्ध शक्ति को महसूस करने में मदद करता है, तो मैं अब जितने ग्रिम राक्षसों को मार रहा हूं उतने नहीं मार पाता, क्योंकि उस समय मुझे हमला करने से पहले ग्रिम राक्षस के माथे को देखना पड़ता था। समय बीतता गया और मैं लाखों की संख्या में शिकार करता रहा। कभी कोई राक्षस मेरा पीछा करता तो कोई बीच में ही छोड़ देता। वहीं कुछ बहुत देर तक मेरा पीछा करते रहे, लेकिन मेरी गति और मेरे शिकार करने की गति पर जरा भी असर न पड़ता देख वे हार मान लेते। लेकिन इसके कुछ समय बाद ही कुछ अन्य ग्रिम राक्षसों ने मेरी हत्या को देख लिया और तब तक मेरा पीछा करते रहे जब तक कि वे थककर हार नहीं मान गए। कई ग्रिम राक्षस मेरे पीछे पड़े थे, लेकिन केवल 3 ही थे जो मुझे पकड़ने के बहुत करीब आए और एक ने तो लगभग मार ही डाला था।
ये तीनों ही बहुत शक्तिशाली थे। वे तीनों गति में विशेषज्ञ थे और उनके पास पीक 9 स्टार एलीट की शक्ति भी थी। मुझे उनका पीछा रोकने में काफी समय लगाना पड़ा। इस तरह कुल 8 घंटे बीत गए और अब बादलों के बीच से सूरज निकल आया है। कल शाम को ही लड़ाई शुरू हो गई है और अब सवेरा हो गया है, लेकिन लोगों के रुकने का कोई संकेत नहीं है। ग्रिम राक्षस और मनुष्य दोनों ही उग्र रूप से लड़ रहे हैं, न केवल नीचे बल्कि ऊपर भी। सिल्वर और गोल्डन अभिजात वर्ग की लड़ाई की गड़गड़ाहट कभी कम नहीं हुई थी। इसके बजाय ये तीव्र हो गई। उनके चेहरों पर स्पष्ट थकान देखी जा सकती थी, लेकिन जैसे ही वे स्फूर्तिदायक औषधि पीते, वह थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती। मनुष्य जंगली कुत्ते बन गए हैं, वे लड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैंने एक बार एक राक्षस को सिर पर मुक्का मारते भी देखा है। मैंने सोचा था कि मनुष्य पागल हो गए हैं और उसकी मदद करने वाले हैं क्योंकि वह मेरी सीमा के भीतर था, लेकिन जल्द ही मैंने ये सोचना बंद कर दिया कि यह मनुष्यों की रणनीति है कि वे ग्रिम राक्षस को उसके घातक हमले से पहले ही अपनी सुरक्षा ढीली करने पर मजबूर कर दें। चबाना। मैंने फिर से मारना शुरू करने से पहले एक और विगोर बेरी को पॉप किया। ये लड़ाई में मेरी तीसरी विगोर बेरी है और यह मुझे पूरे युद्ध में खुद को शीर्ष स्थिति में रखने में बहुत मदद कर रही है। कुछ ही सेकंड में विगोर बेरी खाने के बाद मैंने पाया कि मैं अपने ऊर्जावान रूप में वापस आ गया हूँ। मुझे लगा कि मेरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ है और मैं अपने सामने आने वाले किसी भी ग्रिम राक्षस को मार सकता हूँ। यद्यपि मानसिक थकान अभी भी है, लेकिन इसे इतना दबाया जा सकता है कि इससे मेरी युद्ध शक्ति पर कोई असर न पड़े। मैंने कुछ समय पहले ही मारना शुरू किया था, जब अचानक मुझे लगा कि मुझ पर एक हत्या का प्रबल इरादा हावी हो गया है, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने एक 9 सितारा अभिजात वर्ग के धधकते घोड़े को मेरी ओर आते देखा। मैं अचानक रुक गया और उसकी युद्ध शक्ति को देखा और मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। जब से मैंने एंटीलोपमैन को मारा है, तब से कोई भी शुरुआती 9 सितारा अभिजात वर्ग मेरे पीछे नहीं आया है। जो भी आए वे पीक और मिड 9 सितारा अभिजात वर्ग थे। मैं अपने स्तर के 9 सितारा अभिजात वर्ग के खिलाफ लड़ना चाहता था, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं ढूंढ पाया था। लेकिन अब जब मैंने इस धधकते घुड़सवार को देखा तो मैं उत्साहित होने से खुद को नहीं रोक सका, और मुझे फिर से अपनी घड़ी तलवार शैली का परीक्षण करने के लिए एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी मिल गया, जिसका मैंने पूरी रात अभ्यास किया था। यद्यपि यह धधकता घुड़सवार उस प्रतिद्वंद्वी से काफी अधिक शक्तिशाली है जिससे मैं लड़ना चाहता था, फिर भी मैंने लड़ने का निर्णय किया, क्योंकि यदि परिस्थितियां कठिन हो गईं, तो मैं हमेशा भाग सकता था। हे, वह घुड़सवार तीव्र गति से मेरी ओर आते हुए क्रूर हंसी हंसने लगा, लेकिन जब वह आधी दूरी पर था तो मैंने उसकी मारक क्षमता में उतार चढ़ाव देखा, और अगले ही क्षण मैंने उसकी युद्ध शक्ति में वृद्धि महसूस की। ये देखकर मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी गुप्त विधि को पूरी शक्ति से सक्रिय कर दिया। ये घुड़सवार काफी चतुर है, उसे डर था कि मैं भाग जाऊंगा। इसने शुरू से ही अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया था ताकि यह मुझे एक ही बार में खत्म कर सके, इसलिए मैं इसकी शक्ति को देखकर भाग नहीं सका। खैर, यह दुर्भाग्य है कि यदि कोई और होता तो वह इसके जाल में फंस जाता, लेकिन मैं नहीं। मैं इसे बिल्कुल स्पष्टता से देख पाया और इसे काफी बड़ा सरप्राइज दूंगा। वह अपनी सामान्य गति से मेरी ओर आया, लेकिन जैसे ही वह मेरे करीब आया, उसने अपनी कुल्हाड़ी मुझ पर उस शक्ति के साथ घुमाई जो पहले मौजूद नहीं थी। यदि यह कोई और होता तो इस तरह के कपटी हमले से बचाव करना बहुत कठिन होता, लेकिन मेरे लिए ये लड़ाई को कुछ ही सेकंड में खत्म करने का एक शानदार मौका है। टकराना। फ्रीवेब नोवल कप कर्रा स्लाइस। मैंने पूर्ण शक्ति से मिनी ब्लास्ट सक्रिय किया और अपनी तलवार का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया, लेकिन इस बार मैंने सीधे उसके ब्लेड का मुकाबला किया, लेकिन उसके कोने से टकराया और सीधे उसकी छाती को काटने से पहले न्यूनतम शक्ति का उपयोग करके उसे मोड़ दिया। मैंने उसके शरीर पर बहुत बड़ा घाव कर दिया। जो चोट लगी है वह बहुत गंभीर है और हड्डी तक कट गई है। बैंग पुची। मैंने अपनी तलवार को हल्के से हिलाया और फिर से मिनी ब्लास्ट का इस्तेमाल करके सीधे उसके कान में छेद कर दिया। जब उसने अपनी आखिरी सांस ली तो वह चौंक गया। खैर, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं अपनी सारी शक्ति 2 हमलों में लगा देता और सबसे ऊपर मैंने घड़ी की कल की तलवार शैली से चालें चली। पूरा हमला 1 सेकंड के भीतर हुआ। लेकिन जिसे इस राक्षस को मारने का सबसे अधिक श्रेय जाता है, वह अपने बेहोश होने में इतना आश्वस्त था कि उसने कभी नहीं सोचा कि उसका प्रतिद्वंद्वी इसे देख सकता है। अगर ऐसा ना होता तो मुझे इसे मारने के लिए कम से कम 45 मिनट की आवश्यकता होती। मैंने अभी अपनी तलवार उसके सीने से हटाई ही थी कि मुझे बहुत ही खतरनाक अनुभूति हुई और मुझे पता था कि अगर यह मुझ पर लगी तो मैं निश्चित रूप से पाताल लोक पहुंच जाऊंगा, मर जाऊंगा।
मैं मर जाऊंगा। मैंने मन ही मन चिल्लाया क्योंकि इस अनुभूति ने मुझ पर इस कदर कब्जा कर लिया था कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी सांस रोक रखी है, जबकि मुझे सांस लेनी चाहिए। मुझे पता है कि ऐसा नहीं हो रहा है। मैं बस इस बेहद खतरनाक एहसास के कारण डर से जम गया हूं। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के जरिए मैंने अपने डर को इतना नियंत्रित किया कि अपनी आंखों को हिला पाया, और मैंने देखा कि लोग मूर्ति की तरह स्थिर खड़े थे। उनके शरीर बेकाबू होकर कांप रहे हैं। मैं हर सेकंड सैकड़ों लोगों को जमीन पर गिरते हुए देख सकता हूं। इतना ही नहीं, मैंने ऊपर से लोगों को लड़ते हुए भी देखा है। कोई गड़गड़ाहट की आवाज या धरती के हिलने की आवाज नहीं है। सब कुछ एकदम शांत हो गया है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो किसी ने युद्ध के मैदान में अपनी इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए अपनी इच्छाशक्ति को सभी के सामने पेश किया होगा। ये शक्ति संपदा निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली होगी, क्योंकि इसकी इच्छाशक्ति ही उन सभी को अंदर तक हिला देने के लिए पर्याप्त थी जो सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पाए। मैं युद्ध के मैदान में बाकी लोगों की तरह कांप रहा था, सांस लेने में कठिनाई महसूस कर रहा था। तभी मैंने इच्छाशक्ति, या मैं कह सकता हूं कि इच्छाशक्तियों की एक दिलचस्प चीज देखी। युद्ध के मैदान में एक इच्छा नहीं, बल्कि दो इच्छाएं होती हैं, और ये दो इच्छाएं एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा लग रहा था कि ये इच्छाशक्तियां एक दूसरे से लड़ रही हैं, और पूरा युद्ध क्षेत्र सिर्फ संपार्श्विक है। मैं इसे नोटिस करने के लिए भाग्यशाली था। जिन शक्तिशाली लोगों के साथ लड़ाई हो रही है उनका स्तर इतना अधिक है कि अन्य लोग उनके निम्न स्तर के कारण अंतर को नोटिस नहीं कर सकते। मैं उन्हें महज संयोगवश देख पाया, लेकिन मुझे इससे कोई खुशी नहीं हुई। ये दोनों ताकतवर लोग आपस में लड़ रहे हैं, और अगर उन्होंने अपनी इच्छाशक्ति थोड़ी और बढ़ा दी तो लोग बेहोश तो होंगे ही, कुछ लोगों के दिमाग भी जल सकते हैं। धड़ धड़। जैसे ही मैंने सोचा कि दोनों इच्छाशक्तियों ने उनकी शक्ति बढ़ा दी है, मुझे लगा कि मेरा खून ठंडा हो गया है, घुटने मुड़ गए हैं। अगर मैंने खुद को बड़ी इच्छाशक्ति के साथ नहीं संभाला होता, मैं युद्ध के मैदान के आसपास के लोगों की तरह जमीन पर गिर गया होता। धप धप धप। अचानक गिरने की धीमी आवाज के बीच मैंने अपने पीछे एक तेज धमाका सुना। अगर मैं अपनी आंखें भी हिला सकता था तो भी मुझे आवाज से पता चल जाता था कि ऊपर से कोई गिरा है। ये सिल्वर एलीट या गोल्डन एलीट हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके सिल्वर एलीट होने की संभावना अधिक है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो लोग गोल्डन एलीट बन सकते हैं उन्हें गोल्डन एलीट की शक्ति प्राप्त करने के लिए उच्च इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। उस पहली जोरदार आवाज के बाद मैं उन्हें अब भी सुन रहा था, और धीमी धमाकों के बीच लगातार गिरने की आवाज सुनकर मुझे लगता है कि युद्ध के मैदान में 99% से अधिक लोग जमीन पर गिर गए हैं। मैं मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा हूं, और सबसे बुरी बात यह है कि मेरी इच्छाशक्ति लगातार बढ़ रही है। हर मिनट जब मैं अपने घुटनों को कांपता हुआ पाता हूं तो वे और भी मजबूत होती जाती हैं। अब तो मेरी नन्ही बहन भी आकर मुझे हल्का सा धक्का दे दे तो भी मैं निश्चित रूप से गिर जाऊंगी। मेरी हालत इतनी नाजुक है, और यह सिर्फ दिखावा है, न कि उनकी असली ताकत। उनके लिए हम चींटियों की तरह कमजोर हैं। हमें खत्म करने के लिए उन्हें हमला करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इच्छाशक्ति का दमन ही काफी होगा। मैं शायद ज्यादा न जानता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड या ड्यूक में इतनी मजबूत इच्छाशक्ति है। मुझे लगता है कि यह प्रिंस या किंग में से कोई एक पावरहाउस होगा जिसकी इच्छाशक्ति का हम सामना कर रहे हैं। मैं अब भी मानता हूं कि सिर्फ वही पावरहाउस अपनी इच्छाशक्ति से लाखों लोगों को दबा सकते हैं। लोगों का गिरने की गति धीमी हो गई थी, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था कि इच्छाशक्ति कम हो गई थी, बल्कि इसका कारण बिल्कुल विपरीत था। दृढ़ इच्छाशक्ति के प्रभाव के कारण युद्ध के मैदान में मुश्किल से ही कोई व्यक्ति खड़ा बचा है। अधिकांश लोग बहुत पहले ही गिर चुके थे, और जो खड़े थे वे गिरने के कगार पर हैं। मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ। मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ और बेहोश हो जाना चाहता हूँ। इच्छाशक्ति में दर्द है, लेकिन पूरी तरह से दबाना असहनीय है। सांस लेने के लिए मुझे अपनी पूरी ऊर्जा लगानी पड़ती है, और हर बार जब इच्छाशक्ति की शक्ति बढ़ती है तो मेरा दम घुटने लगता है। FRAWEBNOL.CO। इन इच्छाओं से उत्पन्न दबाव बहुत अधिक है। यदि वे अनेक घटनाएं न होती जिनसे मैं गुजरा हूं, और अनेक चीजें जो मैंने अनुभव की हैं, जिन्होंने मेरी इच्छाशक्ति को दृढ़ बनाया है, तो मैं इन इच्छाओं का दमन कभी सहन नहीं कर पाता। मेरी आंखों के सामने हजारों हजारों ग्रिम राक्षस और मनुष्य हुआ करते थे, और अब मैं उन हजारों में केवल 7 लोगों को खड़ा देख रहा हूं, जिनमें से 4 मनुष्य हैं और 3 ग्रिम राक्षस हैं। एक ग्रिम राक्षस स्पष्ट रूप से गिरने के कगार पर है। यदि इच्छाशक्ति थोड़ी भी बढ़ जाती तो वह ग्रिम राक्षस निश्चित रूप से गिर जाता।
मैं अपनी विधियों का अभ्यास करने के लिए इस दमनकारी इच्छाशक्ति का उपयोग करना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा करने में असमर्थ था। सर्वोच्च युद्ध अभ्यास और गुप्त विधि के बारे में तो भूल ही जाए। मैं अपना शोधन इंजन भी नहीं चला पा रहा था, जिसे मैं हर पल जब मैं जाग रहा होता हूँ, अनजाने में करता हूँ। दमन इतना अधिक था कि मैं अपने शोधन इंजन को भी चलाने में सक्षम नहीं था, जो कि एक ऐसी चीज है जिससे मैं बहुत परिचित हूँ। धप धप धप, दमन फिर से बढ़ गया और अगले ही पल मुझे फिर से एक जोरदार आवाज सुनाई देने लगी। मेरे सामने खड़े 7 लोगों में से 3 लोग नहीं गिरे। मैंने तेज बैंड की आवाज भी सुनी, ऊपर से कुछ बिजलीगर नीचे गिर गए होंगे। मैं भी गिरने से डरता था। मेरे घुटने जो पहले से ही हिल रहे थे और भी ज्यादा हिलने लगे, और मैं सिर्फ अपनी सारी इच्छा शक्ति जुटाकर सांस ले सकता था, अपने अंदर हवा को सांस में भर सकता था। जैसे जैसे इच्छा शक्ति की शक्ति बढ़ती गई, मेरी सांस फिर से रुक गई। मुझे अपनी सारी इच्छा शक्ति जुटाकर थोड़ी सी हवा अपने अंदर खींचनी पड़ी। एक और ग्रिम राक्षस के गिरने के साथ अब मैं अपनी आंखों के सामने केवल 3 लोगों को खड़ा देख सकता हूं, जिनमें से 2 मनुष्य हैं और एक ग्रिम राक्षस है। मेरी तरह वे सभी गिरने के कगार पर हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी सीमा तक पहुंच गया हूं, और अगर मेरी इच्छा शक्ति फिर से बढ़ गई तो मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर सकता हूं। जैसे ही मैंने सोचा कि इच्छा शक्ति फिर से बढ़ गई है, और इस बार ये काफी हद तक बढ़ गई है, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं बेहोश हो रहा हूं, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे विचार एक स्पष्ट गति से धीमे हो रहे हैं। मैंने इस बेहोशी की भावना का विरोध करने की कोशिश की जो मुझ पर आए, लेकिन मैं नहीं कर सका। लेकिन मैंने ऐसा करना जारी रखा। मैं तब तक इसका विरोध करना चाहता हूं जब तक मैं होश में नहीं आ जाता। अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति मुझ पर हमला करता और मैं घायल हो जाता तो इसका परिणाम अलग होता, क्योंकि उसके पास शक्ति है, लेकिन प्रक्षेपण इच्छा के कारण बेहोश हो जाना मुझे शर्मनाक लगता है। मैंने हमेशा महसूस किया है कि मेरी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ है, लेकिन अब मैं किसी और की इच्छा के आगे झुक रहा हूँ। मुझे ये बेहद शर्मनाक और अपमानजनक लगता है, इसलिए मैं विरोध करूंगा। मैं तब तक विरोध करूंगा जब तक यह मुझे तोड़ न दे। कुछ समय पहले मैंने अपनी दृष्टि खो दी, या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे विचार इतने सुस्त हो गए हैं कि मेरा मस्तिष्क जो देख रहा है उसे समझ नहीं पाता, इसलिए मेरे चारों ओर सब कुछ अंधकार में है। मैंने सोचा था कि अंधेरा काला होगा, लेकिन वहां कोई रंग नहीं है। यह ऐसा है जैसे किसी अंधे से पूछा जाए कि वह क्या देख सकता है, लेकिन वह क्या जवाब देगा कि उसने अपने जीवन में कभी कोई रंग नहीं देखा। मेरी हालत कैसी हो गई थी। मेरे चारों ओर अंधेरा है, लेकिन यह अंधेरा कोई गहरा रंग नहीं है। ये सिर्फ खामोशी और खालीपन से भरा है। 2 इच्छाओं के बीच रस्साकशी जारी है, जिसमें कोई विजेता नहीं है। हर कुछ मिनट या सेकंड में मुझे नहीं पता कि वे अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाएंगे और दूसरे को दूर धकेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरा भी अपनी शक्ति बढ़ा लेगा और वे गतिरोध में फंस जाएंगे। उनकी इच्छाशक्ति का लंबे समय तक अवलोकन करने के बाद मेरे धीमे दिमाग ने निष्कर्ष निकाला कि ये 2 लोग हैं जो किसी निश्चित इकाई द्वारा अपनी इच्छा शक्ति में वृद्धि कर रहे हैं। ये किस इकाई के लिए है मुझे नहीं पता, या मुझे नहीं पता था कि इच्छाशक्ति के लिए कोई इकाई नहीं थी। अगर नहीं देखा जाता तो उनकी इच्छा शक्ति एक निश्चित दर से बढ़ रही होती। दूसरे शब्दों में कहें तो वे दृढ़ इच्छाशक्ति पर टकरा रहे हैं, ये देखने के लिए कि किसकी इच्छाशक्ति दृढ़ है। अगर वे अपनी पूरी इच्छाशक्ति का इस्तेमाल करते तो यहां मौजूद सभी लोगों का दिमाग जल जाता। मेरे अवलोकन में मैंने पाया कि एक पक्ष की इच्छाशक्ति दूसरे की तुलना में थोड़ी कमजोर है, लेकिन वह पक्ष इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, और शायद यही कारण है कि एक पक्ष अपनी इच्छाशक्ति बढ़ाता रहा जबकि दूसरा पक्ष उसका जवाब देता रहा। उनकी हरकतों से यह साफ है कि वे लाखों लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते जो लड़ रहे हैं। अगर वे पीछे नहीं हटते तो हम निश्चित रूप से अभी खड़े होते। बस इच्छाशक्ति फिर से बढ़ गई और मैंने फिर से इच्छाशक्ति पर हमला महसूस किया, और मैंने फिर से अपना सब कुछ देना शुरू कर दिया। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं आखिरी क्षण तक विरोध करूंगा। मैं दूसरों की इच्छा के दबाव में बेहोश होने की शर्मिंदगी नहीं चाहता। चाहे वह ताकतवर इस दुनिया का स्वामी ही क्यों न हो, मैं उसके सामने अपनी इच्छाशक्ति को कभी नहीं झुकाऊंगा। मैं अपनी इच्छाशक्ति को टूटकर सब्जी बन जाने देना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि मैं किसी और की इच्छाशक्ति के सामने झुक जाऊं। भनभनाहट, इच्छाशक्ति फिर से बढ़ गई, और इस बार मैं अपनी सीमा पर पहुंच गया और महसूस किया कि मेरे विचारों का अंतिम भाग धुंधला हो रहा है। और इसके बावजूद मैं प्रतिरोध करता रहा, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं अपनी सीमा तक पहुंच गया था, क्योंकि मैंने पाया कि मेरी चेतना बिना रुके फिसल रही थी। क्या यही मेरी सीमा है?
मैंने सुस्ती से सोचा, हालांकि मुझे पता था कि मैं अपनी सीमा तक पहुंच गया था। मुझे प्रतिरोध जारी रखना था। मैं बिना किसी संघर्ष के किसी की इच्छा के आगे नहीं झुकूंगा। मैं संघर्ष करती रही, मेरी चेतना लुप्त हो गई, और अंततः एक क्षण ऐसा आया जब मैं केवल एक ही विचार को समझ सकी, और वह भी दूर जाने वाला। लिट। जल्द ही वह एक विचार जो प्रतिरोध से भरा था, विशाल इच्छाशक्ति के दबाव में मिट गया, और मैं बेहोश होने ही वाला था कि मुझे एक रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी बहुत मंद थी, लेकिन इस अंधेरे स्थान में वह बहुत स्पष्ट भी थी। मैंने सहज रूप से उस पर ध्यान केंद्रित किया और पाया कि मेरी विचार शक्ति मेरी ओर लौट रही है। हालांकि वापसी की गति बहुत धीमी है, फिर भी यह वापस लौट रही है। मुझे नहीं पता कि यह मंद प्रकाश क्या है, लेकिन इसने किसी तरह मुझे अचेतन में खोने से बचाया था। इसने मुझे उन कठोर इच्छाओं के तले डूबने से बचाया था, क्योंकि मैं उस धुंधली रोशनी को देखता रहा और पाया कि मेरे विचार बहुत धीरे धीरे मेरी ओर लौट रहे थे। वे कठोर इच्छाएं हर पल मुझ पर बोझ बन रही हैं, चाहती हैं कि मैं अचेतन के समुद्र में डूब जाऊं, लेकिन मैं नहीं डूबा। वह मंद प्रकाश मेरे लिए मेरा लंगर बन गया है, जिसे मैं इच्छाओं के तूफान के बीच थामे रह सकता हूं। समय बीतता गया और दो इच्छाओं की शक्ति बढ़ती गई, और उसके कारण कई बार मैं लगभग अचेतन में डूब गया, लेकिन मैं हमेशा उस मंद प्रकाश को थामे रखने में सक्षम रहा। ये किसी तरह हमेशा मुझे अचेतन में गिरने से बचाने में भी सक्षम रहा। अनहा। अचानक मुझे लगा कि दो खुरदरेपन का दबाव गायब हो जाएगा, और मेरी आंखों के सामने तुरंत रोशनी आ गई, और मेरी विचार प्रक्रिया भी सामान्य हो गई। जब मैंने चारों ओर देखा तो मैंने ऐसा दृश्य देखा जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैंने देखा कि लाखों लोग जमीन पर पड़े हैं, वे बेहोश हैं। पूरे युद्ध के मैदान में मैंने पाया कि केवल 11 लोग ही खड़े हैं। लाखों लोगों में से सिर्फ 11 लोग ही खड़े रह जाते हैं, और उनमें से 7 इंसानी पक्ष से और 4 अलग अलग जनजातियों के ग्रिम राक्षसों से होते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने हमारे बीच 2 परिचित लोगों को देखा, 7 इंसान। हालांकि मैं उनके चेहरे साफ साफ नहीं देख सकता, लेकिन मैं उनकी आकृति से बहुत परिचित हूँ। वे जुड़वा बहनें सोफिया और रैना हैं, दोनों ही विल्स के भारी दबाव को झेलने में सक्षम हैं। हम 11 लोगों ने एक दूसरे को देखा, भले ही हमारी नज़रें एक दूसरे से अलग थीं, और हमने एक दूसरे को देखकर सिर हिलाया। भले ही हम दुश्मन हों और एक दूसरे को बिना सोचे समझे मार डालें, फिर भी हमने एक दूसरे का सम्मान हासिल किया। हमने जो अनुभव किया वही युद्ध से भी ज्यादा शानदार था। जहां लाखों लोग असफल हुए, हम बच गए। ये तथ्य ही काफी हैं जो बहुत सम्मान और गर्व महसूस कराते हैं। युद्ध के मैदान पर एक बार और नजर डालने के बाद मैंने कुछ बटन टाइप किए और अपने दोस्तों की हालत देखी। ऊपर के ड्रोन ठीक दिख रहे थे। मुझे नहीं लगता कि विल्स ने उन्हें नुकसान पहुंचाया है। जल्द ही मेरे सामने 9 खिड़कियां दिखाई दी। 4 खिड़कियां मेरे दोस्तों की थीं, जबकि बाकी 5 मेरे अधीन काम करने वाले नौसिखियों की थीं। मैंने राहत की सांस ली, ये देखकर कि वे जीवित हैं। जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था कि सोफिया और रैना खड़े हैं, लेकिन लियो और रेचेल भी जाग रहे हैं। वे सैकड़ों अन्य लोगों की तरह नीचे झुके हुए हैं। वे पहले से ही उच्च दबाव में बेहोश नहीं हो रहे हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय बात है। जब मैंने अपने अधीन 5 नौसिखियों को देखा तो मुझे लगा कि वे सभी बेहोश पड़ी होंगी, लेकिन ड्रोन ने दिखाया कि एक पूरी तरह से जाग रही थी। हालांकि वह अपनी हल्की हरकत से लगभग फर्श पर लेटी हुई थी। मैं देख सकता था कि टीना दूर है। जैसा कि मैंने देखा है, इस लड़की की इच्छाशक्ति सराहनीय थी। ऐसी दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ उसका भविष्य उज्जवल होगा। कुछ समय बाद जो लोग पहले से ही जाग रहे थे वे खड़े होने लगे। मैंने भी इस मौके का उपयोग 9 स्टार एलीट के शरीर और अपनी तलवार को इकट्ठा करने के लिए किया, जो अनजाने समय में मेरी पकड़ में आ गई थी। पैन जान। मैं अभी सोच ही रहा था कि वे उन लाखों लोगों को कैसे जगाएंगे जो लेटे हुए हैं, तभी मैंने 2 तरफ से तेज हॉर्न बजते सुने। ये हॉर्न बहुत तेज थे और सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे चींटियां मेरे पूरे शरीर को काट रही हों। ये सुनकर लोग जागने लगे, और जागने के बाद वे एक समूह में इकट्ठा होने लगे। एक तरफ इंसान, जबकि दूसरी तरफ ग्रिम राक्षस, और उन सभी के मन में एक ही विचार था कि क्या लड़ाई जारी रहेगी या नहीं। हम दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे के सामने खड़े थे, और हमारे मन में एक ही विचार था कि युद्ध जारी रहेगा या नहीं। ऐसा लग सकता है कि जो इच्छाशक्ति हम पर हावी हुई, उसने हमारे कई घंटे ले लिए, लेकिन इच्छाशक्ति ने युद्ध के मैदान पर बमुश्किल 1 घंटे तक ही कब्जा किया था। बेहोशी के कारण अधिकांश लोगों को आराम करने का कुछ समय मिल गया, और अब वे लड़ाई के लिए पहले से बेहतर स्थिति में हैं। हम सब फैसले का इंतजार कर रहे थे, बस एक आदेश, और हम लड़ेंगे। हम चाहें या न चाहें, हमें लड़ना ही पड़ेगा।
जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने सैकड़ों स्वर्ण और रजत अभिजात वर्ग के ग्रिम राक्षसों को 9 ग्रिम राक्षसों के नेतृत्व में खड़े देखा। 9 में मैं फॉक्समैन को देख सकता था जो हरे धुएं में लिपटा हुआ था, और जब मैं उस हरे धुएं को देखता हूं तो मुझे अभी भी एक सिहरन महसूस होती है। वह ग्रीन गैस आतंक है। इसकी एक हल्की सी फुहार ने मुझे अंडरवर्ल्ड के द्वार तक पहुंचा दिया। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि अगर मैं उस हरे धुएं की पूरी चौड़ाई को अपने अंदर ले लूं तो मेरी क्या हालत होगी। इससे पहले कि फॉक्समैन मेरी निगाह को देख पाता, मैंने जल्दी से अपनी नजरें दूसरी ओर कर ली। इस स्तर की शक्तियों का एहसास बहुत शक्तिशाली होता है। यदि हजारों लोग ऊपर नहीं देख रहे होते तो फॉक्समैन आसानी से मेरी निगाह को महसूस कर लेता जब मैं उसकी ओर देखता। मानव पक्ष में 5 लोग नेतृत्व कर रहे हैं। वे 5 एस क्लास गिल्ड के गिल्ड मास्टर हैं। उनका स्तर उनके सामने मौजूद 9 ग्रिम मॉन्स्टर्स के समान है। जब मैंने उनके पीछे खड़े लोगों को देखा तो मैंने रेजिंग थंडर गिल्ड की वाइस गिल्डमास्टर एलिना को आसानी से पहचान लिया था, जिसने मुझे मेरे टोटेम आर्टिफैक्ट ब्लूप्रिंट के बारे में बताया था। मेरी नज़र को महसूस करते हुए उसने मेरी तरफ देखा, और जब उसने देखा कि मैं उसकी तरफ देख रहा हूं तो उसने मेरी तरफ देखा और फिर नजरें फेर ली। $प्रतिशत, $कैरेट प्रतिशत, $प्रतिशत। ओर्क्स को मार डालो, किसी को जीवित मत छोड़ो। कुछ मिनटों तक कुछ नहीं हुआ। दोनों पक्ष एक दूसरे को घूरते रहे, लेकिन अचानक ग्रिम राक्षस की कर्कश आवाज ने जोर से आदेश दिया, और उसके ठीक बाद मानव पक्ष ने मारने का आदेश दिया। इसलिए लड़ाई जल्द ही रुकने वाली नहीं है। जैसे ही हमने आदेश सुना, दोनों पक्ष जंगली कुत्तों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े। ये लोग पहले से ही इच्छाशक्ति की लड़ाई के दौरान बेहोश होने की हताशा झेल रहे थे। हालांकि इच्छाशक्ति की लड़ाई ने उन्हें आराम करने का मौका दिया था, वे अभी भी इसके प्रति बहुत निराश हैं। कोई भी स्वाभिमानी विकासवादी दूसरे की इच्छा के अधीन झुकना नहीं चाहेगा। वह सम्मान या अतिरिक्त शक्ति के भय से दूसरों का अनुयायी बन सकता है, लेकिन उसकी इच्छा हमेशा स्वतंत्र रहती है। इसलिए पहले जब इच्छाशक्ति हावी हो जाती थी, भले ही वह अनजाने में हुआ हो, तो वे इसके प्रति क्रोधित महसूस करते थे। इसलिए अब जब उन्हें मौका मिला तो वे पूरी तरह से असफल हो गए और उनके सामने आने वाले किसी भी ग्रिम राक्षस को मार डाला। पुछ पुछ पुच्छी, मैंने भी मारना शुरू कर दिया। 9 स्टार एलिट से नीचे का हर ग्रिम राक्षस मेरे हमले में अपनी जान गंवा देगा। जब मैं मार रहा था तो मुझे लगा कि मुझमें बदलाव आ रहा है, और यह बदलाव बहुत बड़ा है। इससे पहले जब मैंने घूमता हुआ कवच सक्रिय किया था तो इसे मेरे शरीर पर पूरी तरह से प्रकट होने में केवल 2 सेकंड लगे थे। आमतौर पर इसमें 3 सेकंड लगते हैं, और मैंने कई बार समय कम करने की कोशिश की लेकिन कभी सफल नहीं हुआ। लेकिन अब मैंने अनजाने में ऐसा कर दिया था। इतना ही नहीं, मुझे मारना भी बहुत आसान लग रहा है। हालांकि पहले भी मुझे 9 सितारा अभिजात वर्ग से नीचे वालों को मारने के लिए बस एक चाल की आवश्यकता होती थी। इस बार यह पहले की तुलना में स्वाभाविक लगा। मैं जानता हूं कि मुझमें कुछ परिवर्तन हुए हैं, और यह परिवर्तन विल के आक्रमण को सहने के बाद आया है। पहले कुछ मिनट तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि यह कौन सा परिवर्तन है जिससे मेरी ताकत बढ़ गई है। मेरे मन, मेरे शरीर और आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए मुझे ये समझने में बहुत कठिनाई हो रही थी कि मेरी ताकत में क्या वृद्धि हुई है। लेकिन जैसे जैसे मैं लड़ता रहा, मुझे लगा कि मैं इस बदलाव और इससे मुझे मिली ताकत के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ पाया हूँ। अब मैं अपने बारे में गहराई से समझ गया था। अब मैं अपने शरीर की शक्ति का बेहतर उपयोग कर सकता था, अपनी आत्मा का सही उपयोग कर सकता था, और बिना ज्यादा बर्बादी के मन का उपयोग कर सकता था। इतना ही नहीं, अब मुझे लगा कि मैंने क्लॉक स्वॉर्ड स्टाइल में थोड़ी दक्षता हासिल कर ली है। इस स्तर की समझ हासिल करने के लिए मुझे कम से कम 1 महीने या 3 महीने की आवश्यकता होती, लेकिन मैंने ये सब सिर्फ 1 घंटे के भीतर हासिल कर लिया, और मुझे लगा कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। समय बीतने के साथ मैं बहुत सी अच्छी चीजें हासिल करूंगा। पुछी पुछ, मैं 9 स्टार एलीट के खिलाफ अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहता हूं, और अगर मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता तो मैं उनसे लड़ने चला जाता। युद्ध के मैदान में लाखों ग्रिम राक्षस हैं, और वे बहुत अधिक मात्रा में मैना क्रिस्टल का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए मैं उसी समय में अंधाधुंध लड़ाई करके 10 गुना अधिक मैना क्रिस्टल प्राप्त करूंगा जो मैं 9 स्टार एलिट से लड़ने में खर्च करूंगा। फ्र ए अवेब एट ओवल CM। इसलिए जब तक कोई 9 सितारा अभिजात वर्ग ग्रिम राक्षस मेरे पीछे नहीं आता, मैं केवल तभी उनके साथ संलग्न होऊंगा। समय बीतता गया और 2 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका था। इन 2 घंटों में मैंने 2000 से ज्यादा ग्रिम राक्षसों को मार गिराया था, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मुश्किल से ही कोई 9 सितारा अभिजात वर्ग मेरा पीछा कर रहा था, और जो मेरा पीछा कर रहे थे उन्होंने पीछा करने के कुछ सेकंड बाद ही हार मान ली।
ये देखकर मैं बस रुकना चाहता था और लड़ने के लिए कुछ 9 सितारा अभिजात वर्ग को ढूंढना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरे पास मारने के लिए ग्रिम राक्षस थे। 1 घंटा बीत गया और मैंने फिर से 1000 से अधिक ग्रिम राक्षसों को मार डाला, और अंत में मैंने एक ग्रिम राक्षस को मेरा पीछा करते देखा, और उसके चेहरे पर क्रोध और हत्या की मंशा को देखकर मैंने संभवतः उसके कुछ रिश्तेदारों को मार दिया था। तुम कमीने रुको, तुमने मेरे भाई को मार दिया है। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि तुम जिंदा रहते हुए तुम्हारे शरीर के कुछ हिस्से फाड़ ना दूं। लकड़बग्घा, जो पीछा करना शुरू कर चुका था, बोला। ये लकड़बग्घा काफी ताकतवर है, मिड 9 स्टार एलीट है। ये वही ग्रिम राक्षस है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। इसके खिलाफ मैं अपनी सीमा का पूरी तरह से परीक्षण कर सकता हूँ, और यदि यह बहुत मजबूत है तो मैं हमेशा भाग सकता हूँ। टकराना। समय बर्बाद न करना चाहता हुआ मैंने अपनी गुप्त विधि को पूरी शक्ति से सक्रिय किया और उच्चतम गति प्राप्त करने के लिए मिनी ब्लास्ट को सक्रिय किया। मुझे अपनी ओर आते देख वह आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने अपनी गुप्त विधि को भी पूरी शक्ति से सक्रिय कर दिया। लाओ इससे, उसने चिल्लाते हुए मुझ पर हमला किया और पूरी ताकत से अपनी तलवार घुमाई। झनकार, पुह, सटेप सटेप। मेरी तलवार सीधे उससे टकराई और मुझे अपने अंदर कंपन महसूस हुआ क्योंकि मेरे गले से खून की उल्टी होने लगी। मैं थोड़ा घायल हुआ, लेकिन ग्रिम राक्षस ज्यादा घायल हो गया क्योंकि वह न केवल लगातार खून की उल्टी कर रहा था बल्कि कदम पीछे भी खींच रहा था। हे, बैंग बैंग। खून से सने दांतों से हंसते हुए मैंने अपने पैरों और हाथ पर एक छोटा सा विस्फोट किया और हमला कर दिया। पुच्छी, मुझे अपनी ओर आते देख वह घबरा गया क्योंकि वह खुद को स्थिर नहीं कर पाया। बचाव के लिए उसने अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल रक्षात्मक स्थिति में किया, लेकिन दुर्भाग्य से इससे पहले कि वह अपनी कुल्हाड़ी से बचाव कर पाता, उसने पाया कि एक तलवार पहले से ही उसके सीने में घुसी हुई है। पुच्छी, मैंने अपनी तलवार ग्रिम राक्षसों में घुसा दी। ये 14वां 9 स्टार एलीट है जिसे मैंने सुबह से मारा है। जब से मैंने उस हाइनामैन को मारा था, तब से मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया था, और उसके बाद मैंने उसके बाद आने वाले 9 स्टार एलीट को मारना शुरू कर दिया। मैंने जितने भी 9 सितारा अभिजात वर्ग को मारा था वे सभी शुरुआती या मध्य 9 सितारा अभिजात वर्ग थे। मैं लेट और पीक को मारने में सक्षम नहीं था। मैंने लेट 9 स्टार अभिजात वर्ग को मारने की कोशिश की थी, लेकिन मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग पाया था, और तब से मैंने केवल शुरुआती और मध्य 9 सितारा अभिजात वर्ग को ही निशाना बनाया। जैसे जैसे मैं लड़ता रहा मैंने पाया कि मेरी सीखने की गति बढ़ गई है। नहीं, ऐसा कहना गलत होगा। इसके लिए बेहतर शब्द यह है कि मैं दुनिया के साथ तालमेल बिठा रहा हूँ, जिससे मुझे चीजों को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिल रही है। ये दूसरे दिन की दोपहर है। हमें लड़ते हुए करीब 18 घंटे हो गए हैं और करीब 10 लाख लोग मर चुके हैं। चारों ओर लाशें बिखरी हुई देखी जा सकती हैं, लेकिन किसी के पास उनकी देखभाल करने का समय नहीं है क्योंकि हर कोई लड़ाई में व्यस्त है। मैं युद्ध के मैदान में कई शक्तिशाली लोगों को लड़ते हुए देख सकता था। उनमें से कुछ ने मेरा ध्यान आकर्षित किया और मैंने देखा कि ये वे लोग थे जो शक्तिशाली इच्छाशक्ति के हमले का सामना करने के बावजूद खड़े रहने में सक्षम थे। लाखों लोगों की ऐसी शक्तिशाली इच्छाशक्ति का सामना करने के बाद उनमें भी परिवर्तन आया था। केवल 11 लोग ही आक्रमण को झेलने में सक्षम थे। उनमें अवश्य ही कुछ विशेष बात होगी। युद्ध के मैदान में मैं जुड़वा बच्चों से मिला हूँ। वे एक साथ 9 सितारा अभिजात वर्ग से लड़ रहे थे, और मैंने जो देखा था उससे मैं कह सकता था कि वे उस ग्रिम राक्षसों को मारने में सक्षम होंगे। जब वे रुइन से बाहर आए तो उनके पास पहले से ही शुरुआती 8 सितारा अभिजात वर्ग की शक्ति थी। लगभग 2 सप्ताह के बाद वे अपनी क्षमता कवच बना सकते हैं। हालांकि उनका कवच मेरे जितना शक्तिशाली नहीं है, फिर भी इसने उनकी शक्ति को मध्य 8 सितारा अभिजात वर्ग तक पहुंचाया, और इच्छाशक्ति के हमले का सामना करने के बाद उनकी शक्ति शिखर 8 सितारा अभिजात वर्ग तक पहुंच गई। इसलिए अपनी शानदार टीमवर्क के साथ वे आसानी से प्रारंभिक 9 सितारा अभिजात वर्ग को मार सकते थे और मध्य 9 सितारा अभिजात वर्ग के खिलाफ समान रूप से लड़ सकते थे। मैंने फिर से हत्या शुरू करने से पहले 9 स्टार एलीट के शरीर को अपने भंडारण में रख दिया। हालांकि मेरे चारों ओर क्रूर युद्ध लड़ा जा रहा है, मैं अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिता रहा हूं क्योंकि मैं अपने सामने आने वाले सभी ग्रिम राक्षसों को मार रहा हूं, और कोई भी मुझे रोकने में सक्षम नहीं है। केवल ऊपर लड़ रहे लोग ही मुझे रोकने में सक्षम हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा करेंगे क्योंकि उन्होंने अब तक नीचे की लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं किया है, और मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा करेंगे जब तक कि निश्चित रूप से मैं ग्रिम राक्षसों के कुछ रिश्तेदारों को नहीं मार देता जो ऊपर लड़ रहे हैं।
यदि मैंने कुछ सिल्वर एलीट या गोल्डन एलीट ग्रिम राक्षसों के परिजनों को मार दिया, तो गोल्डन या सिल्वर एलीट ऑफ ह्यूमंस के लिए मुझे बचाना बहुत कठिन होगा। खैर, मैं सिर्फ इसलिए हत्या करना बंद नहीं करूंगा कि मैं सिल्वर या गोल्डन अभिजात वर्ग के कुछ रिश्तेदारों को मार सकता हूं। अगर ऐसा कुछ होता है तो होने दें, मैं सिर्फ इसलिए हत्या करना बंद नहीं करूंगा क्योंकि ऐसा होने की संभावना है। समय बीतता गया और शाम हो गई, पूरा दिन बीत गया लड़ाई करते करते, लेकिन लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बेहोशी से उठने के बाद जो चेहरे ऊर्जा से भरे थे, अब वे नहीं रहे, उनके चेहरों पर सिर्फ थकान भरी हुई थी। 3 स्टार एलीट से नीचे के लोगों में अपने हथियार उठाने की भी ताकत नहीं होती। वे अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से लड़ रहे हैं। ये निचले स्तर के इवॉल्वर्स, जिनकी संख्या लाखों में है, थकावट में गिरने से पहले कुछ घंटे और लड़ पाएंगे। $% कैरेट $$% लड़ाई 1 घंटे में खत्म हो जाएगी, इसलिए जितना हो सके उतने ग्रिम राक्षसों को मार डालो। मैं निम्न स्तर के योद्धाओं की स्थिति देखकर सोच ही रहा था कि युद्ध कितना लंबा चलेगा, तभी ग्रिम मॉन्स्टर्स और मानव की ऊंची आवाज एक के बाद एक गूंजी, जिसमें कहा गया कि युद्ध केवल 1 घंटे तक चलेगा। जब लोगों ने यह आदेश सुना, चाहे वह ग्रिम राक्षस हो या मनुष्य, उनके चेहरों पर राहत की अभिव्यक्ति दिखाई दी। फिर वे क्रूर हो गए और लड़ने लगे क्योंकि दूसरों ने उनके प्रेमी को मार डाला था। यह अंतिम घड़ी है, इसलिए उन्हें बाद में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ने के भय से कुछ भी रोककर रखने की आवश्यकता नहीं थी। अब वे बिना किसी चिंता के ऊर्जा का उपयोग करेंगे। यहाँ तक कि चौकी की दीवार पर विशालकाय घड़ी का प्रक्षेपण भी किया गया था, जिसे युद्ध के मैदान में कहीं भी रहने वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता था। मैंने भी अपने मुंह में एक विगोर बेरी डाली और जितना हो सका उतना गुप्त ऊर्जा चूसा और अपने भंवरों को तेजी से घुमाना शुरू कर दिया। पूरी लड़ाई में मैंने कभी भी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने हमेशा कुछ न कुछ रोक रखा था, लेकिन अब मैंने कुछ भी नहीं रोका, शक्ति का एक कण भी नहीं। टकराना। मैंने मिनी ब्लास्ट को सक्रिय कर दिया और यद्यपि धुंधली गति से मैंने मारना शुरू कर दिया। मैं एक रीपर बन गया हूं। जब भी मैं गुजरता, ग्रिम राक्षसों के शरीर गिर जाते। जब मैं ग्रिम राक्षसों का वध कर रहा था तो कोई भी देख सकता था कि मेरे पीछे शव गिर रहे हैं। मेरे पागलपन भरे नरसंहार में पहले ग्रिम राक्षस के आने में 10 मिनट भी नहीं लगे। अब लड़ाई समाप्त होने में 1 घंटे से भी कम समय रह गया है और ग्रिम राक्षस को भी कुछ भी रोककर नहीं रखना पड़ा, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे पीछे बहुत सारे ग्रिम राक्षस होंगे। लेकिन ऐसा होने से पहले मुझे इस ग्रिम राक्षस को खत्म कर देना चाहिए जिसने अभी अभी मेरा पीछा करना शुरू किया है। ये ग्रिम राक्षस किसी बिल्ली जनजाति से है जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। इसकी युद्ध शक्ति से मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि यह राक्षस 9 सितारा अभिजात वर्ग है, इसलिए मुझे इसे बहुत जल्दी खत्म करने में सक्षम होना चाहिए। अगर मैं भाग्यशाली हूं तो शायद मैं इसे एक चाल में खत्म करने में भी सक्षम हो सकता हूं। टकराना। मैं तेजी से मुड़ा और मिनी ब्लास्ट को सक्रिय कर दिया। जैसे ही मैं राक्षस की ओर बढ़ा, मुझे अपनी ओर आते देख वह तुरंत खुश हो गया और मेरे हमले से बचाव के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। कर्रा पुच्छी। मेरी तलवार उसके ब्लेड से टकराई, लेकिन सीधे टकराने के बजाय मैंने अपनी तलवार की गति को बदलने के लिए उसके ब्लेड के कोने का उपयोग किया, इससे पहले कि मैं अपनी तलवार को उसके सिर में पूरी तरह से घुसा देता। अतिथिगण। मरने से पहले उसने कुछ अज्ञात ध्वनि निकाली। मेरा ये कदम सरल हो सकता है, लेकिन ये बहुत कठिन है। मैंने इस तरह का हमला करने से पहले सभी पहलुओं की गणना की थी। यदि मैंने थोड़ी सी भी गलती की होती तो मुझे मारने की बजाय मुझे मार दिया जाता, क्योंकि इसका ब्लेड सीधे मेरे दिल में घुस जाता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं इस तरह की चाल से केवल प्रारंभिक 9 सितारा अभिजात वर्ग को ही मार सकता था। मध्य 9 सितारा अभिजात वर्ग के खिलाफ इस तरह की चाल का उपयोग करना वास्तव में कठिन और खतरनाक था। मैंने अपनी तलवार को उसके सीने से हटा लिया और फिर उसके शरीर को अपने भंडार में रख दिया, इससे पहले कि मैं फिर से हत्या करना शुरू करता। और फिर मैं कुछ 9 सितारा अभिजात वर्ग को मार देता। ज्यादातर समय मैं शुरुआती 9 सितारा अभिजात वर्ग पर ध्यान केंद्रित करता क्योंकि उन्हें मारना आसान होता है, लेकिन कभी कभी मैं मध्य 9 सितारा अभिजात वर्ग को भी मार देता। इस प्रकार 55 मिनट बीत गए और अब युद्ध समाप्त होने में केवल 5 मिनट शेष रह गए हैं, और इस कारण मुझे काफी परेशानी हो रही है। केवल 5 मिनट ही बचे थे और लोग जंगली जानवर बन गए थे। कोई भी उन्हें दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत और कुछ ताकत का उपयोग करते हुए देख सकता था। लड़ रहे अधिकांश लोग गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है क्योंकि वे भयंकर रूप से लड़ रहे हैं, जबकि दूसरों की तुलना में मेरे शरीर की स्थिति काफी ठीक है, लेकिन मैं नहीं।
वर्तमान में मैं भागने में अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ। 50 मिनट में मैंने बहुत सारे ग्रिम राक्षसों को मार डाला। मैंने इतने सारे मारे कि मैं गिन नहीं सकता, और इससे कुछ ग्रिम राक्षस परेशान हो गए, या मैं कह सकता हूँ कि दर्जनों ग्रिम राक्षस। पिछले 5 मिनट से कुल 31 ग्रिम राक्षस मेरा पीछा कर रहे हैं, और वे सभी 9 सितारा अभिजात वर्ग के हैं। अगर 10 से 20 ग्रिम राक्षस मेरा पीछा कर रहे होते तो बात अलग होती, लेकिन ये सीमा पार कर रहा है। हालांकि उनकी गति का कोई मुकाबला नहीं है, वे शक्तिशाली हैं और उनके पास पर्याप्त संख्या है, और सही रणनीति के साथ वे मुझे आसानी से पकड़ सकते हैं। अगर यह पीछा युद्ध के मैदान में नहीं होता तो वे आसानी से पकड़े जा सकते थे, लेकिन लाखों लोगों के बीच मुझे पकड़ना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं सतर्क हूं क्योंकि मेरे पीछे आने वाले लोगों में से आधे लोग लेट या पीक पर हैं, जिनका मैं मुकाबला नहीं कर सकता। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को अपने पीछे आते देख मैंने हत्या करना बंद कर दिया। मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता क्योंकि कुछ सेकंड की देरी से मेरी जान जा सकती थी, इसलिए मैं केवल उन लोगों को मारता हूं जो मेरे दृष्टिकोण में बाधा डालते हैं, बाकी लोगों को मैं छोड़ देता हूं। मुझे 4 मिनट और भागना है जब तक कि 4 मिनट पूरे न हो जाएं। मैं इन 33 राक्षसों से सुरक्षित रहूंगा। हाँ, 1 मिनट में 2 और 9 सितारा अभिजात वर्ग पीछा करने में शामिल हो गए, जिससे मुझ पर फिर से दबाव बढ़ गया। सेकंड बीतते गए और वे मिनटों में बदल गए, और अंत में 3 और मिनट बीत गए, और अब 1 मिनट से भी कम समय बचा था, ठीक कहें तो लगभग 33 सेकंड। आखिरी मिनट ने लोगों को पागल कर दिया था। सिर्फ इंसान ही पागल नहीं हुए थे, कुछ ग्रिम मॉन्स्टर भी पागल हो गए थे। 37 ग्रिम राक्षस अब मेरा पीछा कर रहे हैं और उन 37 में से 9 मेरे पीछे आने के लिए गुप्त ऊर्जा का मसौदा तैयार कर रहे हैं। हालांकि उनमें से कुछ करीब आ गए, वे कभी भी मुझे पकड़ नहीं पाए। कुछ और सेकंड बीत गए और अब युद्ध समाप्त होने में केवल 5 सेकंड ही शेष रह गए थे। मैं भाग रहा था जब मैंने 4 ग्रिम राक्षसों को मेरी ओर आते देखा। जैसा कि मैं आमतौर पर करता हूं, मैंने उन्हें देखने के लिए एक मोड़ लिया, लेकिन अचानक मेरी आंखें सिकुड़ गईं जब मुझे उनकी युद्ध शक्ति और अत्यंत साहसी योजना याद आई। सभी 4 ग्रिम मॉन्स्टर अर्ली 9 स्टार एलीट हैं, और अगर मैं ऑकल्ट एनर्जी को ओवरड्राफ्ट करता हूं तो मेरे लिए उन्हें मारने का एक बढ़िया मौका है। ओवरड्राफ्ट करना हमेशा एक बुरा विकल्प होता है क्योंकि यह किसी की आत्मा और शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन मैं कुछ सेकंड के लिए ऐसा करने जा रहा हूं। इसलिए मुझे जो नुकसान होगा वह न्यूनतम होगा। लेकिन यह मुख्य समस्या नहीं है, बल्कि मुख्य समस्या यह है कि मुझे 4 ग्रिम राक्षसों को 5 नहीं 4 सेकंड में मारना है। ये बहुत कठिन काम है, लेकिन अगर मैं इसे करने में सक्षम हो गया तो यह आश्चर्यजनक होगा। मैंने 1 सेकंड से भी कम समय में निर्णय लिया और अधिक रहस्यमय ऊर्जा को चूसना शुरू कर दिया, जो मेरे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। मैं महसूस कर सकता था कि यह मेरे शरीर और आत्मा पर छोटे छोटे आंसू बना रही है। टकराना। मैंने मिनी ब्लास्ट को सक्रिय किया और राक्षसों की ओर बढ़ा। मैंने हमेशा की तरह इसकी शक्ति को बनाए रखा, जिससे कोई संकेत नहीं मिला कि मैं ऊर्जा का अधिक उपयोग कर रहा था। मुझे उनकी ओर आते देख चारों ग्रिम राक्षस सतर्क हो गए। उन्होंने मेरी मारने की शैली देखी थी और जानते थे कि मैं कैसे लड़ता हूं, इसलिए मुझे उनकी ओर आते देख वे सभी अत्यंत सतर्क हो गए। टकराना। मैं धुंधली गति से आगे बढ़ा और 1 सेकंड से भी कम समय में मैं वहां से प्रकट हुआ और अपने तलवार वाले हाथ के पीछे मिनी ब्लास्ट को सक्रिय कर दिया। इस बार मैंने मिनी ब्लास्ट को सक्रिय करने में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया था। पुच्छी। पहले ग्रिम राक्षस को उसकी छाती मिल गई। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ, मेरी तलवार बहुत तेजी से चली। उन्होंने सिर्फ धमाके की आवाज सुनी और अगले ही पल उन्होंने अपने साथी की छाती के अंदर तलवार देखी। ये सबसे आसान हिस्सा था। इतनी गति के साथ मिड 9 स्टार एलीट भी मेरे हमले को रोक नहीं पाता। मुश्किल हिस्सा शुरू हो गया था, और अब न केवल मुझे 3 ग्रिम राक्षसों के हमलों से बचना है, बल्कि मुझे उन्हें मारना भी है, और सौभाग्य से मेरे पास एक पौधा है। बैंग बैंग क्रैक बैंग बैंग पचा पचा। अगले ही पल मैंने जो किया वह मेरे द्वारा अब तक किए गए सबसे खतरनाक कामों में से एक था। उनके हमलों को अपनी ओर आते देख मैंने अलग अलग कोनों पर तेजी से 2 मिनी को सक्रिय कर दिया। मुझे बिना ज्यादा दूर घुमा दिया, और इससे मुझे गति भी मिली, जिससे मैंने 2 ग्रिम राक्षसों का सिर धड़ से अलग कर दिया। हालांकि यह चाल काम कर गई थी, लेकिन इसकी कीमत भी मुझे चुकानी पड़ी। मिनी ब्लास्ट के दबाव और मेरे द्वारा घुमाए गए कोन से मेरी हड्डी 2 टुकड़ों में टूट गई थी। इसने हड्डी को पूरी तरह से 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था। मैं उस अशुभ कोर के कण को खाना चाहता था, जिसे मैंने अपनी चोटों को ठीक करने के लिए अपने मुंह में छिपा रखा था,
लेकिन मेरे पास समय नहीं था क्योंकि आखिरी ग्रिम राक्षस मुझे छूने के लिए हमला कर रहा था। टुकड़ा। अगले ही पल ग्रिम राक्षस का आखिरी हमला हुआ और वह मेरी गर्दन को 2 टुकड़ों में काटना चाहता था, लेकिन आखिरी क्षण में मैंने अपना छोटा सा हथियार आगे बढ़ाया और उसकी कुल्हाड़ी मेरे कंधे पर लगी। यह अच्छी बात थी कि मेरे पास सुरक्षा के लिए कलाकृति थी, अन्यथा उसकी कुल्हाड़ी मेरे कंधे को मेरे शरीर से अलग कर देती और उसे 2 टुकड़ों में काट देती। सबसे बुरी बात यह है कि इस कमीने ने मेरे दाहिने कंधे को काट दिया था, जिससे वह पूरी तरह से बेकार हो गया था। यह अच्छी बात थी कि जब मैंने उसकी कुल्हाड़ी को आते देखा और पहले ही अपने स्टोरेज तक पहुंच गया और अतिरिक्त तलवार को बाहर निकाल लिया, तो वह लगभग मेरा कंधा काट चुका था। टकराना। टुकड़ा। वह दूसरा हमला करने के लिए मेरे कंधे से कुल्हाड़ी हटा ही रहा था कि मैंने उसके जीवन की सबसे भयानक आवाज सुनी और अगले ही पल उसका सिर हवा में उड़ गया। हे, अंततः तुम्हें पा लिया। मैं अपने कंधे से कुल्हाड़ी निकालकर उस अशुभ पौधे को चबाने ही वाला था कि तभी एक ग्रिम राक्षस मेरे सामने प्रकट हुआ और बिना एक क्षण भी गंवाए मुझ पर हमला कर दिया। ग्रिम राक्षस को अपने सामने आते देख मेरे चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि मैं इस समय उसके हमलों का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं हूं। खत्म हो गई है, लड़ना बंद करो। जब ऊपर से आदेश आया तो वह मुझसे केवल आधा मीटर की दूरी पर कुल्हाड़ी चला रहा था। जैसे ही यह आदेश राक्षस के कानों में गूंजा, मैंने उसकी आंखों में परस्पर विरोधी भावनाएं देखीं, लेकिन अंततः उसने अपना हमला रोक दिया और जब हमला बंद हुआ तो उसकी कुल्हाड़ी मेरे चेहरे से केवल कुछ इंच की दूरी पर थी। अपने आप को भाग्यशाली समझो कि तुम ऑर्डर द्वारा बच गए। अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा तो तुम मर चुके होगे, उसने कहा और अपनी कुल्हाड़ी वापस